तो यार फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग CSS। और अगर आप लोगों ने पहले से फॉलो कर रखा है मुझे या पहले से फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा CSS क्या है, कैसे यूज करते हैं। पहले भी हम लोगों ने HTML जब पढ़ा था तो हम लोगों ने CSS को काफी ज्यादा यूज किया था, काफी ज्यादा तो नहीं मतलब थोड़ा सा यूज किया था। ठीक है, हम लोगों ने देखा था क्या क्या तरीका है CSS को लगाने का, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से CSS को पढ़ने आ रहे हो, तो मैं स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं CSS क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो CSS है कास्केडिंग स्टाइल सीट, जिसको कि हम लोग वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। HTML से हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं और CSS से हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं उस HTML से क्रिएट किए गए स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कोड पे चलते हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी या डिफिनेशन इसका डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। और अगर डिफिनेशन या थ्योरी पढ़ना है तो स्कूल फॉर यू साइट पे आ सकते हो। वैसे तो इसमें भी मैंने डिफिनेशन या थ्योरी नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी अगर पढ़ना है गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगा, इजिली पढ़ सकते हो। बाकी अगर प्रोग्राम सीखने आए हो तो बहुत बढ़िया। और वैसे भी ये सीरीज जो चल रहा है AI का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग AI टूल्स वगैरह यूज करने वाले हैं एक बार सीख लेने के बाद। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। बाकी मैंने नोट्स बना दिए, काफी अच्छे से नोट्स बनाया है। जो भी आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। ठीक है, बाकी मैं तो ओरली आप लोगों को समझा ही दूंगा। तो चलते हैं अपने कोड पे और कोड करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग CSS का फोल्डर बना लेते हैं, CSS। और इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड। और VS कोड पे ये ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML का फाइल बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग CSS लगाएंगे किस पे, HTML फाइल पे। तो HTML फाइल तो बनाना ही होगा यहाँ पे। और एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन है क्या? हाँ, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, HTML डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट HTML। तो हम लोगों ने एक HTML का फाइल बना लिया है। और एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इंटर करेंगे। अब देखो, मैं HTML नहीं पढ़ा रहा हूँ, HTML मैंने पहले ही 2 वीडियो बना रखा है। उसमें एक बेसिक HTML, एडवांस HTML, और दोनों ही लगभग लगभग 1.5 घंटे का है। तो आप लोग देखना, बेसिक भी अगर पढ़ के आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एडवांस छोड़ सकते हो आप लोग। बेसिक पढ़ के कम से कम आ जाओ तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा और CSS भी यूज करने आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अपने साइट पे और सीक्वेंस इसी का फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। जब मैं इसमें नोट्स बना रहा था, काफ़ी ढूंढना और सीक्वेंस को बिठाना अच्छे से। तो मैंने काफ़ी अच्छे से सीक्वेंस यहाँ बना के रखा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हाउ टू ऐड CSS ऐड कैसे करेंगे अपने साइट में। ठीक है, तो इसका 3 तरीका है। सबसे पहला तो एक्सटर्नल CSS हम लोग ऐड कर सकते हैं, दूसरा इंटरनल CSS, और तीसरा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS तो मैंने HTML में भी करके दिखाया, तो वैसे तो तीनों ही करके दिखाया था, लेकिन इनलाइन CSS हम लोग HTML में काफी ज्यादा यूज कर रहे थे। तो मैं अभी फिर से अगेन तीनों तरीका यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से CSS ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं कोड पे। और सबसे पहला जो तरीका है ना, यहाँ पे आप लोग कोई भी एलिमेंट बना रहे हो अगर, तो लिख दो दिस हेलो दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट। एंड ये गलत गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फर्स्ट एलिमेंट। और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ गो लाइव से। गो लाइव एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा अगर आप लोगों ने HTML फॉलो किया तो। गो लाइव नहीं, एक्चुअली लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर अगर आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा तो आप लोगों को ये साइड बाय साइड जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे यहाँ पे आप लोगों को दिखता भी जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ तो ये देखो दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन पे, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है गो लाइव, सॉरी लाइव सर्वर। और जैसे ही लाइव सर्वर आप लोग डाउनलोड करोगे, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करते ही आपका साइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे बना रहे हो। तो हेलो दिस इज माय फर्स्ट कंटेंट, फर्स्ट CSS लेक्चर। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा। तो स्टाइल लगा के देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को सीखना है कि किस किस तरीके से CSS ऐड किया जा सकता है अपने HTML में। ओके, तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है अपना कि हम लोग इनलाइन CSS यूज कर लें। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे, अब देखो सीक्वेंस पे इतना भी सीक्वेंस पे मत चले जाना कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्सटर्नल CSS लिख रखा है तो ये फर्स्ट एक्सटर्नल CSS पहले इसी को यूज करने सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली 3 तरीका है, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, और ये 3 सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इनलाइन CSS ऐड करके देखेंगे, क्योंकि काफी सिंपल होता है। जहाँ पे हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं वहीं पे हम लोग CSS ऐड कर सकते हैं इनलाइन CSS के हेल्प से। ठीक है, तो स्टाइल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसमें की वैल्यू पेयर देना होता है। जैसे हम लोग देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, एंड जैसे ही बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे रेड लिखेंगे तो ये देखो CSS अप्लाई हो गया। CSS मतलब क्या? डिजाइन, कि आप लोग HTML का वाला जो आपका वेब पेज है उसको कैसे डिजाइन कर रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका स्टाइल अप्लाई हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन सीएसएस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनलाइन सीएसएस। ठीक है, ये हो गया अपना इनलाइन सीएसएस। इस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो इसको हटा के, या मैं नीचे करके दिखा देता हूँ, div content 2। तो यहाँ पे देखो कंटेंट 2 अपना आ गया है। और कंटेंट 2 को चलो स्टाइल करते हैं हम लोग अपने दूसरे तरीके से। तो पहला तरीका आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। और भी कुछ अगर वैल्यू देना है तो यहाँ पे देखो सेमी कोलन लगा हुआ है, सेमी कोलन लगाते जाना और की वैल्यू पेयर में आप लोग वैल्यू देते जाना। ठीक है, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर दिया है, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है रेड, अब मैं कलर यहाँ पे देता हूँ ब्लू, तो कलर यहाँ पे देखो हो जाएगा ब्लू। इसी तरह से सेमी कोलन लगाते जाओ और आप लोग यहाँ पे डिजाइन करते जाओ, देखो। ठीक है, तो एक सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे अपना दूसरा प्रॉपर्टी है, सेमीकोलन के बाद तीसरा प्रॉपर्टी आप लोग और ऐड कर सकते हो। तो ये अपना पहला तरीका हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन सीएसएस, कि जिस लाइन में आप लोग लिख रहे हो उसी लाइन में आप लोगों ने सीएसएस को ऐड कर दिया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब कि जिस फाइल में आप लोग एचटीएमएल लिख रहे हो उसी फाइल में आप लोग सीएसएस ऐड कर रहे हो। ठीक है, एक तो हुआ जिस लाइन में आप लोग सीएसएस लिख रहे हो उसी लाइन में ऐड कर दे रहे हो सीएसएस को। ठीक है, सॉरी सीएसएस नहीं, जिस लाइन में आप लोग एचटीएमएल लिख रहे हो, एचटीएमएल का एलिमेंट लिख रहे हो, उसी लाइन में आप लोग सीएसएस ऐड कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे इनलाइन सीएसएस। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जिस फाइल में आप लोग एचटीएमएल लिख रहे हो, सेम फाइल में, अलग फाइल में नहीं, सेम फाइल में आप लोग सीएसएस भी लिख रहे हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है हेडिंग में, देख लो, एक तो हम लोग यहाँ पे लाइन में यूज कर रहे थे जिस लाइन में लिख रहे थे, और दूसरा हो सकता है कि आप लोग यहाँ हेडिंग में स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं, स्टाइल टैग ओपन क्लोज, और उसके अंदर आप लोग चूज कर लो किसको किसको स्टाइल करना है। जैसे मैं यहाँ पे डिव को स्टाइल करने जा रहा हूँ, दूसरे वाले डिव को, तब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि दूसरे वाले डिव को ही स्टाइल करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिव डिव और डिव को सिलेक्ट करके मैं स्टाइल करूं, सब कुछ सीखेंगे किस किस तरह से सिलेक्ट होता है, बस थोड़ा थोड़ा भी समझ लो किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं स्टाइल। ठीक है, सबसे पहला तरीका मैंने बताया इनलाइन, दूसरा भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं दूं बैकग्राउंड कलर और ब्लैक, तो देखो ये ब्लैक हो गया। अब ऊपर वाला क्यों ब्लैक, ब्लैक तो दिख नहीं रहा एक्चुअली, अच्छे से ग्रीन देते हैं। अब ऊपर वाला क्यों रेड है, आपने तो कहा था जैसे ही डिव को सिलेक्ट करेंगे सारा ही स्टाइल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल दे रखा है इसलिए वो नहीं ले रहा है। अगर मैं स्टाइल, इसका स्टाइल हटा दूं, देखो वो भी ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब, और बाकी प्रेसिडेंस हम लोग सीखेंगे किसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है स्टाइल का, किसका कम होता है, बस फॉलो करते रहो। तो देखो यहाँ पे दो डिव था, ठीक है, दोनों डिव एक साथ यहाँ पे स्टाइल हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने डिव सिलेक्ट किया था, तो इसने जितने डिव थे उस फाइल में उसने सारे ही सिलेक्ट कर लिए। तो सारे डिव को सिलेक्ट करके इसने क्या बैकग्राउंड कलर दे दिया, ग्रीन बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, अगर एक डिव को सिलेक्ट करना है तो तरीका ये है कि आप लोग इसको कुछ क्लास दे दो। ठीक है, div 2, और यहाँ पे आप लोग क्लास को सिलेक्ट करने का तरीका भी मैंने बताया था, लेकिन फिर अभी हम लोग दोबारा से सीख रहे हैं, तो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। क्लास को सिलेक्ट करने का तरीका, डॉट क्लास नेम, डॉट और क्लास नेम क्या है, div 2। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्ट करना है या टैग सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप लोग टैग का नाम लिखोगे। क्लास सिलेक्ट करना है, क्लास के बेसिस पे उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो फिर डॉट लगा के उस क्लास का नाम लिखना होता है। तो डॉट div 2 लिखा, जैसे हम लोगों ने देखो यहाँ पे वो डिव सिलेक्ट हुआ है जिसपे हम लोगों ने क्लास div 2 लिखा था। ठीक है, क्लास का नाम जिसमें हम लोगों ने div 2 दिया था, बाकी ये वाला डिव सिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो दो तरीका हम लोगों ने देख लिया, एक तो इंटरनल सीएसएस, एक हो गया अपना इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस ना लिखना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इनलाइन सीएसएस में अगर लिखोगे तो कोड काफी कचरा जैसा हो जाएगा। कचरा जैसा कैसे, आप लोग कितना सारा HTML लिखोगे पहले, इसमें काफी सारा लिखोगे, अब काफी सारा HTML और उसी में आप लोग मिक्स कर रहे हो CSS को, कचरा नहीं हो जाएगा, खिचड़ी सा नहीं बन जाएगा थोड़ा। तो उससे बेहतर क्या है कि आप लोग इंटरनल CSS यूज कर लो। ठीक है, HTML आप लोग अलग जगह लिखो और उस HTML को पकड़ पकड़ के आप लोग स्टाइल करते जाओ। उस HTML को इस तरह से सिलेक्ट करो और यहाँ पे स्टाइल कर दो। ठीक है, ये हुआ आपका इंटरनल CSS अप्लाई करने का तरीका। ठीक है, CSS अप्लाई करने का तरीका, तो आप लोग इंटरनली भी अप्लाई कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। ये हो गया इनलाइन CSS। वैसे सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग एक्सटर्नल CSS यूज करो। एक्सटर्नल CSS मतलब, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब जिस फाइल में आप लोग HTML लिख रहे हो उस फाइल से हटके अलग फाइल में
बाहर, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर ही होता है। तो उस फाइल से हटके किसी अलग फाइल में अगर आप लोग सीएसएस लिख रहे हो और उसको अपने एचटीएमएल फाइल में यूज कर रहे हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो फिलहाल ये दो तरीका क्लियर है, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, क्योंकि हम लोग सेम फाइल में यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होगा, जो हम लोग अलग फाइल बना के यूज करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल बना लिया स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, थोड़ा गला फंसा हुआ है तो अगर थोड़ा आवाज भयानक सा लगे तो बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अब देखो एक्सटर्नल फाइल को हम लोग कैसे लिंक करेंगे। बेसिकली सीएसएस ही तो अप्लाई करना है। अब सीएसएस को आप लोग कैसे अप्लाई करो वो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी मर्जी। तो इनलाइन कर सकते हो, इंटरनली कर सकते हो। अब एक्सटर्नल करना है तो कैसे करेंगे। एक्सटर्नल तो देखो बाहर कहीं फाइल में पड़ा हुआ है, देखो इस जगह पे है फाइल, उसको इस फाइल में हम लोगों को यूज करना है। एचटीएमएल वाले फाइल में कैसे यूज करेंगे बताओ। ठीक है, अगर एचटीएमएल पढ़ रखा है तो आप लोगों को याद होगा कैसे यूज करेंगे, बताओ जल्दी से कमेंट करके। बाकी अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को करना है, लगाना है लिंक। जैसे ही लिंक लिखोगे सजेशन आ जाएगा इस पे इंटर करना। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा REL इज इक्वल टू स्टाइल सीट। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को HRF मिलेगा। तो HRF के अंदर ना आप लोगों को फाइल का नाम दे देना है। एक तरह से आप लोग को अगर बोलूं तो फाइल का पाथ दे देना है। ठीक है, फाइल का नाम इन द सेंस अगर आप लोगों ने सेम फाइल में रखा है तो फाइल का नाम दोगे और सजेशन आ जाएगा, आप लोग उस पर इंटर करोगे, काम हो जाएगा। लेकिन कहीं और फाइल में रखा है, कहीं और फोल्डर में रखा है उसको, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअली में पाथ देना होगा अच्छे तरीके से। तो पाथ कैसे देते हैं वो भी मैंने बताया था एचटीएमएल में। पाथ वगैरह बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, वो एचटीएमएल का ही पार्ट है कि हम लोग वहाँ पे किस तरह से फाइल पाथ देते हैं, एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होता है, रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है। ठीक है, सारा अच्छे से मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, बार बार एक ही चीज डिस्कस करना थोड़ा असंभव सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे स्टाइल ऐड करेंगे, तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे स्टाइल, देखो अब क्योंकि सेम फोल्डर में था, जिस फोल्डर में HTML है सेम फोल्डर में स्टाइल डॉट सी एस एस भी पड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने से ही सजेशन आ गया। अगर अलग फोल्डर में होता तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता डॉट स्लैश और यहाँ पे आता फोल्डर का नाम, फिर फोल्डर का नाम सिलेक्ट करते, फिर लिखते स्लैश, फिर उसके अंदर जाते, फिर स्लैश, फिर उसके अंदर जाते, अगर और फोल्डर है तो फिर सिलेक्ट करते। जैसे अगर मैं करके दिखाई देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे कैसे होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड करोगे और स्टाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही डिप सिलेक्ट करोगे और बीजी कलर दोगे इसको रेड, तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने डिप टू सिलेक्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने डिप टू का कुछ अलग कलर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे उसका अलग कलर आ रहा है। अब बाकी देखेंगे कि कौन ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल में भी सेम CSS लिखा है, इंटरनल में भी सेम CSS लिखा है और इनलाइन में भी सेम CSS लिखा है, गलती से ही अगर लिख दिया है, तो कौन वर्क करेगा, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कहीं भी आपको कंफ्यूजन मैं नहीं रहने दूंगा। जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है, या जब मैं सीख रहा था जहाँ पे मुझे कंफ्यूजन आई थी, वो सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूंगा। बस पेशेंस बनाए रखो थोड़ा सा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से स्टाइल ऐड करेंगे। अब मैं बता रहा था कि अगर किसी और फोल्डर में हुआ स्टाइल डॉट सी एस एस, तो जैसे मैंने यहाँ पे CSS का एक फोल्डर ही बना लिया और इस फोल्डर के अंदर मैंने बनाया स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो या फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो पहले से बना हुआ ही है, इसी को मैं बस इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो CSS फोल्डर के अंदर है अब अपना स्टाइल डॉट सी एस एस। देखो यहाँ पे से कलर भी गायब हो गया अपना। ठीक है, जो कलर हम लोगों ने दिया था वो कलर एक्चुअली गायब हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइल पाथ चेंज हो चुका है। मैंने बताया था अगर रिलेटिव फाइल पाथ लिखते हैं तो रिलेटिव फाइल पाथ अगर चेंज हो गया, मतलब अगर वो फाइल पाथ चेंज हो गया तो वो फाइल पाथ हम लोगों को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि रिलेटिव फाइल पाथ यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को वो फाइल पाथ वाला जो भी HTML में मैंने बेसिक में ही बताया था वो देखना रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काफी सिंपल सी चीजें हैं। अगर सेम फोल्डर में है तो दो नाम से ही सिलेक्ट कर सकते हो, अगर दूसरे फोल्डर में कहीं रखा हुआ है तो उसका तरीका अलग होता है सिलेक्ट करने का। तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है डॉट स्लैश और देखो फोल्डर आ जाएगा, आप लोगों को फोल्डर सिलेक्ट करोगे, स्लैश यहाँ पे आ जाएगा। तो स्लैश अगर नहीं आता है तो स्लैश आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और अगर आ गया है तो उसके अंदर का फाइल आप लोग चूज कर लोगे, तो इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप लोग कहीं भी फाइल रखा हुआ हो, चाहे इसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है, कहीं भी रखा हुआ इस तरह से आप लोग
बाहर के किसी स्टाइल डॉट सी एस एस को या किसी सी एस एस फाइल को ऐड कर सकते हो अपने एच टी एम एल फाइल में। कितना क्लियर है? सबसे पहला तरीका इनलाइन एच टी एम एल। इनलाइन एच टी एम एल कब यूज करते हैं? जब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हो और सेम लाइन में ही हम लोगों को सी एस एस भी अप्लाई करना है, तो हम लोग इनलाइन सी एस एस यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि HTML और CSS को अलग रखें, सेपरेट रखें, तो उसका दो तरीका है। या तो इंटरनल CSS यूज कर लो या तो एक्सटर्नल CSS यूज कर लो। इंटरनल CSS यूज करने का मतलब, इंटरनल CSS यूज करने का मतलब ये है कि आप लोग सेम HTML फाइल में ही स्टाइल टैग लगा के आप लोग यूज कर रहे हो CSS को। बस होगा क्या इससे? HTML अलग और CSS अलग हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS यूज करने का मतलब ये कि CSS का फाइल ही आप लोगों ने अलग बना दिया, दूसरे जगह रख दिया है, और उसको आप लोग यूज कर रहे हो index.html फाइल में लिंक करके। और सबसे बेहतर तरीका यही है। हाँ, प्रोडक्शन बेस्ड है क्या? बिल्कुल। सबसे बढ़िया तरीका, प्रोडक्शन ग्रेड तरीका यही है कि आप लोग स्टाइल डॉट सी एस एस को किसी और फाइल में बना लो, ठीक है। इस तरीके से स्टाइल डॉट सी एस एस कहीं और बना लो, ठीक है, और उसको लिंक कर दो अपनी HTML फाइल में। तो इससे होगा क्या? आपका HTML फाइल भी काफी साफ सुथरा क्लीन सा रहेगा और आपका स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल भी काफी साफ सुथरा क्लीन सा रहेगा। आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसमें पूरा का पूरा HTML लिखा हुआ है, स्टाइल डॉट सी एस एस इसमें पूरा का पूरा स्टाइल लिखा हुआ है। तो इस तरीके की क्लियरिटी आपके माइंड में होगी और कोड पढ़ने में भी काफी ज्यादा आसान होगा। आप लोग जैसे ही यहाँ पे आओगे कि इसका स्टाइल किधर है, तो आप लोग देखोगे अरे हाँ, यहाँ पे लिंक किया हुआ है स्टाइल। इस पे जैसे ही कंट्रोल क्लिक करोगे आप लोग स्टाइल में पहुंच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग स्टाइल डॉट सी एस एस खोल के रख सकते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोल के रख सकते हो, यहाँ HTML लिख सकते हो और इस पे आके स्टाइल कर सकते हो सिलेक्ट कर करके। तो कितना इजी है, देखा आप लोगों ने। तो बहुत ज्यादा ये नहीं रखना है कि CSS बहुत हार्ड है, टफ है, ठीक है, CSS बिना लॉजिक के काम करता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि CSS बिना लॉजिक के काम कर रहा है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, भैया ऐसा कर रहे हैं, ये वगैरह ये कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है। पहले हम लोगों ने ऐसा ही किया था, पर पहले काम कर रहा था। अभी हम लोगों ने वापस ऐसा किया है, पर अभी काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, CSS पागल थोड़ी है कि आप एक बार कर रहे हो अलग बिहेव करेगा, दूसरी बार कर रहे हो अलग बिहेव करेगा। हो सकता है पर लैपटॉप खराब हो, वो बात की बात है, लेकिन CSS क्या है, वो भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ठीक है। अलग बिहेव नहीं करता, उसमें भी लॉजिक होता है, ठीक है, और वो लॉजिक आप लोगों को क्लियर रखना होगा। मैं आप लोगों को अभी जब ये सीरीज आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस बेसिक सीरीज में CSS के, ठीक है, या बेसिक वीडियो बोल सकते हैं। एक्चुअली बेसिक वीडियो का शायद दो पार्ट हो सकता है आ जाए, ठीक है, क्योंकि CSS काफी लंबा है। तो खैर देखते हैं बाद में कहाँ तक चलता है एक लेक्चर, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि लॉजिक ही होता है CSS में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कुछ लिख रहे हो और वो काम नहीं कर रहा है। काम डेफिनेटली करेगा अगर आप लोगों का लॉजिक क्लियर है तो, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर रखना है और काम तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। और मैं आप लोगों को अभी लिख के भी दिखाऊंगा कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है। वो काम नहीं करने के पीछे भी कोई रीजन होता है, ठीक है, उसके पीछे भी कोई सेंस होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो CSS लोग बोलते हैं ना कि HTML अरे बहुत हलवा, ठीक है, चलो मैंने मान लिया HTML बहुत हलवा। बाकी आप लोगों ने अगर HTML का एडवांस वीडियो मेरा देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ, HTML भी उतना सिंपल नहीं है जितना लोगों ने बना के रखा है। तो उसी तरह से CSS भी उतना सिंपल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। CSS वो लोग बस उतना ही आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं या उतना ही कोड कर रहे होते हैं जिससे कि एक साइड बन जाए क्लियर सा, साफ सुथरा सा। बाकी जब रिस्पॉन्सिव करने आते हो ना, रिस्पॉन्सिव करने में CSS फट जाता है, फट के चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से CSS लिखना कि हर डिवाइस पे बढ़िया रहे, हाइट छोटा करें या विड्थ बड़ा छोटा करें, कहीं ना फटे, उसको कहते हैं प्रोडक्शन ग्रेड CSS। और वो CSS मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखने सिखाऊंगा, ठीक है। और पूरा पूरा कंप्लीट लॉजिक सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कहाँ गलती होती है, ताकि आप लोग गलती ना करो। काफी सारे ट्रिक्स भी दूंगा, बस बने रहो। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तीन तरीका होता है CSS लगाने का, ये तीनों तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं। देखो अभी ये जैसे कि मैंने छोटा किया है तो मोबाइल डिवाइस भी काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो CSS लिखना है तो ऐसे लिखो कि कहीं ना फटे, ठीक है। तो ये तीन तरीका हो गया। बाकी नोट्स ना मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं काफी ज्यादा कचरा नहीं करूंगा आज। अब आप बोलोगे कि अरे आपने कोड लिखा और कोड दिया नहीं। तो यार मैंने यहाँ लिख रखा है कोड, देखो तो कोड के साथ लिख रखा है सारी चीजें। तो अगर आप लोगों को कोड भी चाहिए तो कोड के साथ यहाँ मिल जाएगा।
पढ़ो भी, कोड करके भी देखो। बाकी अगर मैं एकदम एक सीक्वेंस में कोड लिख के दे दूं, आप लोग बस वहाँ पे अनकमेंट कर करके चला रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, बात मानो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पढ़ो, HTML फाइल बनाओ, खुद से स्टाइल क्रिएट करो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल CSS हम लोगों ने देख लिया, इंटरनल CSS देख लिया। देखो इंटरनल CSS में इस तरह से स्टाइल टैग यूज करते हैं। फिर कास्केडिंग ऑर्डर, अब ऑर्डर देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर होता क्या है, किस ऑर्डर की बात कर रहे हो आप, प्रेसिडेंस क्या होता है। ठीक है, देखते हैं मैं किस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव, एक सिंगल डिव ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो दिस इज मानस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टाइल दे रहा हूँ। ठीक है, या सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टाइल, और ना मैं एक्चुअली इसको हाइड कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ पाऊँ कि एक्चुअली में वहाँ पे कलर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कलर ही देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ पे भी मैं स्टाइल करूंगा, और यहाँ पे भी मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, डिव को ही सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे भी मैं डिव का बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड, नहीं ग्रीन। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे CSS अप्लाई किया, एक तो इनलाइन CSS, एक यहाँ पे किया है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में मैंने कलर दिया है डिप का ग्रीन, और इनलाइन CSS में मैंने कलर दिया है डिप का रेड। ठीक है, हाय मेरी आवाज, ओह, हाँ, ठीक है, तो इतना क्लियर है। इनलाइन CSS में मैंने दिया है कलर रेड, और इंटरनल CSS में मैंने कलर दिया है ग्रीन। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा कलर वहां पे आ रहा होगा बैकग्राउंड में, ग्रीन या फिर रेड। जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। बाकी फिर एक्सटर्नल CSS भी लिंक करके देखेंगे कौन सा कलर आता है। ठीक है, तो कौन सा कलर आ रहा होगा? बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने रेड सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पे रेड आएगा। कैसे रेड आएगा? ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है ना स्टाइल करने की, वो होती है इनलाइन CSS की। अगर आप लोग एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS तीनों में सेम काम कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS बाकी दोनों CSS को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, खुद अप्लाई हो जाता है। भाई थोड़ा सा बख्श दो मेरे गले। तो देखो यहाँ पे ये जो है इंटरनल CSS हम लोगों ने लिखा था कलर ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इनलाइन CSS में कलर रेड। तो कलर रेड अप्लाई हुआ, क्यों? क्योंकि इनलाइन CSS की ज्यादा प्रायोरिटी है रिस्पेक्टिव टू इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS से। इतना क्लियर है? अब क्या हो अगर हम लोग इंटरनल CSS के जगह एक्सटर्नल CSS यूज करें, तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ। एक्सटर्नल, ओ सॉरी, एक्सटर्नल CSS के लिए यहाँ पे लिंक लिखते हैं n./css, क्योंकि मैंने CSS फोल्डर के अंदर रखा है, और उसके अंदर है अपना style.css, तो style.css अपना लिंक हो गया। और इसके अंदर भी हम लोग डिव को स्टाइल कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू। तो अब बताओ क्या आएगा, ब्लू, ग्रीन या रेड? वैसे तो आप लोग देख ही रहे होगे कि रेड आया, तो रेड आने का क्या सेंस है? अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की, तो इनलाइन CSS आ रहा है। क्या हो अगर हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS हटा दें, तब किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल? बताओ। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इंटरनल अप्लाई होगा या एक्सटर्नल अप्लाई होगा? तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इंटरनल अप्लाई हो गया। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनल CSS की ज्यादा प्रायोरिटी है एक्सटर्नल CSS से? मतलब सबसे पहले नंबर पे आता है इनलाइन, दूसरे नंबर पे आता है इंटरनल, तीसरे नंबर पे आता है एक्सटर्नल, ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा आप लोग नहीं कह सकते हो, गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंटरनल इनलाइन CSS की तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ये आप लोग कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अगर इनलाइन CSS आप लोगों ने लिख रखा है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी की है, वही अप्लाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS दोनों लिख रखा है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में जो ज्यादा प्रायोरिटी होती है ना, वो डिपेंड करता है कि उसको आप लोग कहाँ पे लिख रहे हो। मतलब देखो कि इस स्टाइल को हम लोगों ने, जो कि इंटरनल स्टाइल है, उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टाइल के नीचे लिखा था। तो नीचे लिखने से क्या हो रहा था, वो ओवर राइट कर दे रहा था एक्सटर्नल CSS को। अगर मैं एक्सटर्नल को नीचे लिख दूं, इंटरनल को ऊपर कर दूं, तो एक्सटर्नल वाला इंटरनल को ओवर राइट कर देगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो प्रेसिडेंस में, बाकी इनलाइन की तो क्लियर है, इनलाइन की तो सबसे ज्यादा है, इनलाइन लिख दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है बाकी किसी से। ठीक है,
लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में आप लोग प्रेसिडेंस देखना चाहते हो कि किसका ज्यादा है, तो इंटरनल एक्सटर्नल में प्रेसिडेंस उसका ज्यादा होगा जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जो नीचे लिखा होगा वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर देगा। अब चाहे आप ऊपर में एक्सटर्नल लिखो या ऊपर में इंटरनल लिखो, वो काम नहीं करेगा। जो आप लोग नीचे लिखोगे वही काम करेगा। ठीक है, नीचे अगर आप लोग इंटरनल लिख रहे हो तो इंटरनल काम करेगा, अगर आप लोग लिंक लगा के इस तरह से एक्सटर्नल लिख रहे हो तो एक्सटर्नल काम कर रहा होगा। तो प्रेसिडेंस पता चल गया। कास्केडिंग ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में काम करता है सीएसएस, लॉजिक क्लियर हुआ। अब यही आप बोलोगे मैंने यहाँ पे स्टाइल तो किया था पर काम नहीं किया, मैंने कलर ग्रीन दिया था पर ब्लू आ रहा है। प्रेसिडेंस भी नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक है, लॉजिक जैसा भी कुछ होता है। फिर एक और गड़बड़ी जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब लोग जो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग एक ही तरीका यूज करेंगे स्टाइल करने का, या तो इनलाइन या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। इनलाइन तो हो सकता है हम लोग जरूरत पड़े तो यूज कर लें, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल में हम लोग दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। और मैं रिकमेंड करूंगा, या मैं क्या कोई भी रिकमेंड करेगा आप लोगों को, ये एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करो। एक्सटर्नल ज्यादा बढ़िया है क्योंकि एक्सटर्नल सेपरेट रहता है एचटीएमएल फाइल से। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल सीएसएस क्योंकि हम लोग यूज करेंगे आने वाले टाइम में, तो मैं एक्सटर्नल पे ही काम करूंगा। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया इनलाइन और इंटरनल किस तरह से यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है डिव। अब अगर मैंने नीचे एक और डिव लिख दिया और उसको दिया मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो देखो आप लोग यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा। अब गड़बड़ क्या करते हैं लोग, ठीक है, कि एचटीएमएल में बहुत सारा एलिमेंट लिख रखा होता है उन्होंने, सीएसएस में भी काफी सारा एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको कलर वगैरह देना होता है। तो लेट से यहाँ पे बहुत सारा बीच में एलिमेंट वगैरह लिख रखा है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बहुत सारा एलिमेंट वगैरह लिख रखा है। तो अब मान लो आप लोग फर्स्ट लाइन पे आप लोगों ने लिख रखा है डिव और उसका कलर दिया है ये, और आप लोगों को याद नहीं है कि आप लोगों ने कलर दिया था। ठीक है, या फॉन्ट साइज वगैरह कुछ आप लोगों ने दे रखा है। फॉन्ट साइज तो एक्चुअली कलर तो देख के पता चल जाएगा कि हाँ दिया हुआ है, फॉन्ट साइज वगैरह जो कि देख के पता नहीं चलता है। तो फॉन्ट साइज आप लोगों ने मान लो यहाँ पे दे दिया है, मैं फॉन्ट साइज ही दे के दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज दिया है 32, देखो, तो 32 55 दे देते हैं, सॉरी 55 पिक्सल। देखो अभी मेरा भी लॉजिक बिगड़ गया था। ठीक है, तो 55 ज्यादा बड़ा हो गया, 22 देते हैं। तो देखो अब नॉर्मल सा टेक्स्ट लग रहा है, जैसा पहले था लग रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा टेक्स्ट। अब गड़बड़ी क्या होती है, देखो नॉर्मल सा टेक्स्ट का साइज आप लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और पहले जैसा ही लग रहा है ये नॉर्मल। ऐसा लग रहा है कि इसमें फॉन्ट साइज नहीं दे रखा है। ठीक है, आपके होगा क्या, अब आप लोग जैसे ही यहाँ पे आके फॉन्ट साइज दोगे 32 पिक्सल, तो आपका फॉन्ट साइज हो गया चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ अलग लिख रखा है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ अलग लिख रखा है। अप्लाई किसका हो रहा है, अप्लाई नीचे वाले का हो रहा है। ठीक है, अब जब आप दोबारा आओगे कोड रीड करने, जिस समय आप बना रहे होगे उस समय तो कोई दिक्कत पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप दोबारा कोड रीड करने आओगे आप लोग बोलोगे कि यार इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग दोबारा कोड रीड करने आए, आप लोग नीचे तो स्क्रॉल करके गए नहीं हो, बहुत सारा मान लो कोड लिखा हुआ है 200-300 लाइन का, तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करके गए नहीं हो इस डिप पे। आप लोग ऊपर ही देख रहे हो कि हाँ ये डिप है, इसमें हम लोगों ने 22 पिक्सल दे रखा है, इसको थोड़ा कम करते हैं, 20 करते हैं। ओह, छोटा तो हो ही नहीं रहा है, जो 19 करके देखते हैं, नहीं छोटा नहीं हो रहा है। 0 करके देखते हैं, 10 करके देखते हैं, अभी भी छोटा नहीं हो रहा है। पहले किया था हो रहा था, अभी हो नहीं रहा है। तो यही होती है यहाँ पे प्रॉब्लम सीएसएस में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है सीएसएस में कि आप लोग लिख रहे हो और बिना मतलब लॉजिक सेंस के, मतलब ऐसे ही कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज में लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब कोड लिखा था तब तो आप लोगों ने दो जगह फॉन्ट साइज यूज कर लिया, जब दोबारा कोड ठीक करने आए तो नीचे वाले पे ध्यान गया ही नहीं है आपका, ऊपर वाले में चेंज कर रहे हो। और क्योंकि ऊपर वाले में चेंज कर रहे हो, प्रायोरिटी नीचे वाले की ज्यादा होती है, रायता फैल रहा है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, 10 पिक्सल को यहाँ पे 10 आरईएम करके देखोगे, 10 आरईएम से हुआ क्या, नहीं हुआ। 10 वी मैक्स करके देखोगे, वी मैक्स से हुआ क्या, नहीं हुआ। आप लोग बोलोगे अरे यार क्या रायता फैल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले हम लोगों ने किया था हो रहा था, अभी किया है नहीं हो रहा है, सीएसएस ही फालतू गड़बड़ है, जबकि गलती आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। अभी देखो, अभी तो आप लोगों को सिंपल लगा होगा कि क्या ऐसी गलती भी हम लोग कर सकते हैं क्या, लेकिन आप लोग करोगे, लिख के ले लो, आप लोग करोगे। एज अ बिगिनर अगर आप लोग हो तो जरूर करोगे। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, एक्सेप्शनल केस हो आप लोग। तो समझ में आ गया।
ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, जो नीचे लिख रहे होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में, जो नीचे लिख रहे होते हैं वो काम कर रहा होता है, चाहे आप फाइल में ही नीचे क्यों ना लिखो, जो नीचे लिख रहे हो वो काम करेगा, ऊपर वाले को ओवरराइट कर देगा। और अगर इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो लिख लो कॉपी में, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस की ही होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ इनलाइन सीएसएस लिख रखा है तो भूल से भी एक्सटर्नल या इंटरनल फाइल में जाके चेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। अगर इनलाइन सीएसएस लिख रखा है तो आप लोग कुछ कर लो, ऊपर लिखो नीचे लिखो, कुछ काम नहीं करेगा इनलाइन के अलावा। तो प्रेसिडेंस ध्यान में रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं हम लोग आगे। देख लेते हैं सीएसएस कमेंट क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने एचटीएमएल में देखा था, एचटीएमएल कमेंट करने का तरीका, जैसे बीजी कलर यहाँ पे मैं रेड दूं, आप लोग चाहते हो कि इसको कमेंट करना है तो कंट्रोल और स्लैश इंटर करोगे, ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट मतलब समझ गए होगे आप लोग, अगर फॉलो कर रहे हो तो, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रखा है तो समझ गए होगे। कमेंट मतलब ये कि वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके रेफरेंस के लिए तो रखा हुआ है बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा नहीं। देखो दिख रहा है क्या, कलर रेड नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूँ, देखो इसका कलर हो गया रेड, नहीं हुआ। एक मिनट, डिफ तो हम लोगों ने लिख रखा है, हो जाना चाहिए था। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने से भी नहीं हुआ। ओह सॉरी, बैकग्राउंड क्लिप लिख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो ये भी छोटी मोटी गड़बड़ी होती रहती है। तो रेड, देखो यहाँ पे रेड आ गया। अब जैसे ही कमेंट करेंगे, खत्म। ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इसके साइड में कमेंट करना है तो साइड में कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश क्लिक करोगे तो पूरा ही कमेंट हो जाएगा। साइड में कमेंट करने के लिए आप लोगों को मैनुअली यहाँ पे स्लैश स्टार लिखना पड़ेगा, रेड कलर, ऐसा कुछ भी जो भी आप लोग कमेंट करना चाहते हो इस तरह से। अगर आप लोग मैनुअली कहीं पे लिखना चाहते हो कमेंट तो ठीक है, इसी को आप लोग बीच में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो कमेंट। बाकी अगर आप लोग कंट्रोल स्लैश क्लिक करोगे, जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ, अगर आप लोग कंट्रोल स्लैश इंटर करोगे तो पूरा का पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा। बीच वाला पोजीशन या फिर लेफ्ट वाला या राइट वाला कमेंट नहीं होगा, पूरा ही कमेंट हो जाएगा। एक मिनट, हर्षित भैया, हर्षित भैया, पानी नहीं है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खेद है, वीडियो रोकना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड कलर आप लोगों को समझ में आ गया, सॉरी बैकग्राउंड कलर पे था क्या मैं, सॉरी कमेंट पे। तो कमेंट आप लोगों को समझ में आ गया, वो कंट्रोल स्लैश जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा कमेंट हो जाएगा, पूरा अनकमेंट होगा। अगर मैनुअली आप लोगों को बीच में या आगे पीछे कहीं लिखना है तो आप लोगों को मैनुअली लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है, कमेंट भी क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा। सीएसएस कमेंट्स हो गया, तो कुछ इस तरह से कमेंट लिख सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हो जैसे अभी लिखा था स्लैश इंटर करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख के देख लेना। सीएसएस कलर्स पे आते हैं, ठीक है। तो सीएसएस कलर ना काफी तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखो यहाँ पे, मैं करके दिखा देता हूँ। तो कलर जो लिखना होता है सीएसएस में ही आप लोग लिख रहे हो या कहीं भी लिख रहे हो, तो कलर लिखने में ना काफी सारे तरीके यूज होते हैं। चाहे आप लोग आरजीबी यूज कर लो, चाहे आप लोग हेक्स यूज कर लो, चाहे एचएसएल यूज कर लो, या फिर आरजीबीए यूज कर लो, एचएसएलए यूज कर लो। अब एचएसएलए और आरजीबीए ये दोनों तो आरजीबी और एचएसएल से ही मिलके बना है, बस लास्ट में जो ए है ना इसको बोलते हैं एल्फा। एल्फा से क्या कर सकते हो आप लोग, ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी नाम सुना होगा शायद, ठीक है, नहीं सुना है तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो इस तरह से कुल आरजीबी या फिर हैक्स या फिर एचएसएल, इससे आप लोग कलर दे सकते हो। आप लोगों में डिपेंड करता है कि आप लोग क्या यूज करना चाहते हो, आरजीबी, हैक्स या फिर एचएसएल। मैं बताता हूँ कि क्या यूज करना है, ठीक है, रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या यूज करना चाहो। देखो मैक्सिमम टाइम्स हम लोग हैक्स यूज कर रहे होते हैं। अगर आप लोग कहीं और अगर दूसरे साइट वगैरह पे जा रहे हो या कलर वगैरह का कुछ खेल है तो वहां भी हैक्स कलर ही यूज हो पड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों को वहां पे अगर कलर टाइप करने भी बोल रहा है तो अगर हैक्स कलर ही मांग रहा होता है, ठीक है। बाकी आप लोग आरजीबी भी देख सकते हो, क्योंकि आरजीबी होता क्या है ना, सीएसएस कर में टाइप करते करते ना आरजीबी में काफी कलर याद हो जाता है आरजीबी में। जैसे आरजीबी 255 255 255 दिए हैं तो व्हाइट होगा, आरजीबी 000 दिए हैं तो फिर वहां पे ब्लैक हो जाएगा। आर मतलब रेड होता है, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू। तो पहला वाला अगर 255 दे दिए तो रेड, पहला जीरो, दूसरा अगर जी में 255 दे दिए तो ग्रीन, तीसरा दे दिए तो ब्लू। तो इस तरह से कुछ याद हो जाता है। बाकी तो मैनुअली कलर कोड भी आता है, सीएसएस में कलर कोड भी लिख सकते हो। तो अभी मैं ना थोड़ा थोड़ा सारा डिस्कस करता हूँ। बाकी जो हम लोग मैक्सिमम टाइम्स यूज कर रहे होंगे ना सीएसएस में, वो दो ही यूज कर रहे होंगे, या तो आरजीबी या तो हैक्स।
बाकी RGBA और HSLA जो है वो उसमें बस अल्फा चैनल क्या होता है, ओपेसिटी बढ़ा घटा देते हैं तो वो RGBA बन जाता है, ठीक है। उसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, मेनली बस तीन है, RGB, हेक्स, HSL। बाकी RGB, हेक्स और HSL में भी हम लोग दो यूज करने वाले हैं ज्यादा, RGB और हेक्स, ठीक है। बाकी मैं बता सारे ही देता हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं RGB की, ठीक है। RGB, देखो यहाँ पे अभी जो हम लोग कलर लिख रहे थे, यहाँ पे वापस डॉक्यूमेंट में आते हैं, डायरेक्ट लिख रहे थे कलर कोड। तो CSS में फायदा क्या है कि कलर कोड आप लोगों को पहले से काफी सारा लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कर्सर लाओगे और कर्सर बीच में लाने के बाद आप लोग कंट्रोल एंड स्पेस इंटर करोगे, कंट्रोल एंड स्पेस, तो आप लोगों को काफी सारा कलर सजेस्ट हो जाएगा उसके नाम के साथ। तो आप लोग काफी सारे कलर का नाम याद भी रख सकते हो, जैसे मतलब याद तो नहीं रखना है, मतलब करते करते हो जाता है। मुझे काफी सारे कलर का जैसे नाम याद हो गया है, लाइट कोलर, लाइट कोरल, लाइट सी ग्रीन, ठीक है, एक्वा, व्हीट, गोल्डन रेड, गोल्डन रोड था शायद, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी कुछ कुछ कलर याद हो जाएगा। जैसे अभी मैंने रेड दिया था तो रेड देखो आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा लाइट कोरल तो लाइट कोरल आ जाएगा। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, लाइट कोरल नहीं आया, एक मिनट, LIGHTCORL, तो लाइट कोरल आ गया, ठीक है। तो कलर का नाम से सबसे पहले तो आप लोग CSS में कलर दे सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग RGB यूज कर लो, RGB। अब RGB में क्या होता है, तीन वैल्यू होता है, ठीक है, 0,0,0, ये तीन वैल्यू आप लोग दे सकते हो। तो अगर 0,0,0 दे रहे हो तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, मतलब कोई कलर नहीं, ठीक है। अगर जीरो के जगह आप लोग 255 दे रहे हो तो 255 मैक्सिमम होता है कलर कोड का, ठीक है। थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है तो 255 मैक्सिमम होता है। तो 255 अगर दे रहे हो, देखो ना, RGB, R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। तो R के जगह पे अगर हम लोग 255 दे रहे हैं तो रेड ही होगा ना। और R के जगह पे हम लोग नहीं देके ग्रीन के जगह पे 255 दे दो तो ग्रीन हो जाएगा, देखो। और ग्रीन के जगह पे ना देके ब्लू के जगह पे 255 दे दे तो ब्लू हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बाकी व्हाइट करना है तो सारे को ही 255 दे दो, 255 एंड 255। बाकी यार यहाँ पे अगर आप लोग आओगे ना, इस पे जैसे ही हवर करोगे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों को कलर, और यहाँ से काफी आसानी से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हो कि सेम RGB कलर को आप लोग हैक्स में चेंज करना चाहते हो तो जाओ चैट जीपीटी में या जेमिनी में, वहां पे ये कलर पेस्ट करो और चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इसे इसको हैक्स कलर में कन्वर्ट करके दे दो, वो हैक्स कलर में कन्वर्ट करके दे देगा। AI कितना आसान कर देता है काम, ठीक है, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो काफी सिंपल है ये। बाकी अगर आप लोगों को ढूंढना पड़े तो ढूंढ भी सकते हो जाके। बाकी मैंने इजी तरीका बता दिया कि चैट जीपीटी या जेमिनी पे मारो, इंटर करो, और ये कलर आप लोगों को कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो RGB हो गया। फिर हैक्स कैसे लिखते हैं, तो हैक्स कुछ नहीं, हैक्स में आप लोगों को 6 कोड मिलेगा, आप लोगों को हैशटैग लगाना है और वो 6 कोड लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 0 लिख दिए आप लोगों ने तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। अगर आप लोगों ने आगे का 2 FF लिखा, FF मतलब रेड, ठीक है। जैसे 2 to 55 लिख रहे थे ना, इसमें मैक्सिमम F तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड उसके बाद ABCD स्टार्ट हो जाता है। तो FF, और अगर FF की जगह 0 0 दे दो और बीच में FF कर दो तो सेम वही ग्रीन आ जाएगा, और अगर लास्ट में FF कर दो तो फिर वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, ब्लू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया अपना हेक्स। बाकी इसी तरह से HSL होता है, HSL में हम लोग परसेंटेज में दे रहे होते हैं, 100%, 64%, 9%। जैसे HSL में भी आप लोगों को दे के मैं दिखा ही देता हूँ, ठीक है। ये देखो ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा भी, इसको इसको लेके मत बैठ जाने कि अरे मुझे तो कलर ही समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा कोड देने पे क्या कलर चेंज होगा। बाकी तो सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी आप एक कलर लिखो और उस पे यहाँ पे ऐसे हवर करो और हवर करके यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लो, एज सिंपल एज दैट। अगर ये कोड नहीं समझ में आ रहा है तो, बाकी समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। HSL जैसे ही मैं लिखूँ तो HSL में क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज में देते हैं, 100%, 100% एंड 100%। ये देखो हो गया वाइट, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक को 100% दूं, बाकी को 0 दे दूं, तो जिस पोजीशन पे है वो कलर ले लेगा, देखो। तो ये कौन सा कलर ले रहा है, वाइट ही ले रहा है, सॉरी, ये शायद इस तरह से काम नहीं करता है, इसको आप लोग जाके देख सकते हो चैट जीपीटी पे, HSL CSS,
ठीक है, CSS HSL। तो HSL मतलब होता है ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देते हैं ह्यू, फिर उसके बाद देते हैं हम लोग सेचुरेशन, फिर उसके बाद देते हैं लाइटनेस। मुझे घंटा समझ नहीं आता ये, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो देख लेना, ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस। बाकी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। वैसे पढ़ सकते हो, ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस ना एक्चुअली फिल्टर में भी काम आता है। जब आप लोग CSS का फिल्टर यूज करोगे तो उसमें भी ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस होता है। बाकी मैं इजी तरीका आपको बताऊंगा। देखो, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, ठीक है। उतना पढ़ना है जितना से आप लोग काम कर सको। लॉजिक बहुत स्ट्रांग लिखना है ताकि CSS में आप लोगों को कोई भी कोड मिल जाए, आप लोग उसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना पाओ। बाकी काम तो AI से करवाना है। अगर कलर चाहिए या सेचुरेशन या हेक्स वगैरह आप लोगों को थोड़ा बहुत सेचुरेट करना है, या फिर ह्यू जो भी क्या क्या था यार, मैं भूल भी गया। लाइटनेस, सेचुरेशन, ह्यू वगैरह से फिल्टर वगैरह करना है तो वो भी CSS करके देता है। मैं खुद CSS से करवाता हूँ। जैसे फोटो अगर रेड मिल गया है, फोटो का कलर थोड़ा सा फिल्टर करके पिंक करना है या ब्लू करना है, तो उसमें मैं CSS को देता हूँ, सॉरी, जेमिनी को देता हूँ वो फोटो। और उस फोटो में मैं बोलता हूँ ये कलर करके दे, तो वो दे देता है, फिल्टर लगा देता है बेसिकली। तो ये आप लोग चाहो तो HSL रटो अगर मन हो तो। बाकी मुझे खुद पसंद नहीं है HSL, मैं यूज भी नहीं करता हूँ। अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो HSL आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी RGB मैंने बताया। अब RGB में मैंने RGBA एक बोला था, है ना, RGBA। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, देखो रेड ग्रीन ब्लू आ रहा है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो RGBA, ठीक है। देखो, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। तो इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है इसी तरह से, 000,0,3। ठीक है। तो इससे होगा क्या, यहाँ आते हैं, देखो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है, ओपेसिटी कम ज्यादा होता है RGBA से। देखो, इससे ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, ये कंप्लीट ब्लैक हो गया। ओपेसिटी घटा सकते हो, और ओपेसिटी घटा सकते हो। ध्यान से देखो, ये अल्फा चैनल जो है लास्ट में, RGBA रेड ग्रीन ब्लू, और लास्ट में होता है अल्फा। तो अल्फा कम ज्यादा हो रहा है, अल्फा कम ज्यादा मतलब ओपेसिटी कम ज्यादा। तो देखो, अल्फा कम कर रहे हैं तो ओपेसिटी कम हो रहा है, देख रहे हो, पूरा कम हो गया। पर अल्फा ज्यादा कर रहे हैं तो ओपेसिटी इसका बढ़ रहा है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। फिर जैसे ही यहाँ पे RGBA हुआ, अब देखो मैंने ओपेसिटी फुल कर दिया तो RGBA वाला पोर्शन हट गया। अभी देखो A वाला पोर्शन हट गया, देखो A वाला पोर्शन हट गया, A वाला पोर्शन आ गया। तो इस तरह से आप लोग लास्ट में एक और यहाँ पे कॉमा लगा के उसका ओपेसिटी लिख सकते हो, कितना ओपेसिटी आप लोगों को चाहिए। जैसे मुझे ज्यादातर ना यूज करना होता है ब्लैक का थोड़ा सा लाइटर फेज। लाइटर फेज मतलब हल्का सा ओपेसिटी कम करके, ठीक है। जैसे मैंने पीछे एक बैकग्राउंड फोटो लगा रखा है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लगा रखा है। तो एक्चुअली सिंपल सा बात है, पीछे अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो ऊपर व्हाइट टेक्स्ट दिखेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैक स्क्रीन लेके उसको पूरा ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा ओपेसिटी उसका घटा देता हूँ। किस तरह से, RGBA एंड 0,0,0 ये हो गया ब्लैक। और यहाँ पे मैं 0.5 दे दूंगा तो इसका ओपेसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। इमेज पे मैं जब जाऊंगा तो करके दिखाऊंगा आप लोगों को, पूरा स्टाइल करके दिखाऊंगा। बाकी आप लोग समझ गए हो किस किस तरह से कलर कोड वगैरह यूज कर सकते हैं। तो RGB होता है, हैक्स होता है, RGBA मतलब अल्फा चैनल भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। फिर HSLA में भी अल्फा चैनल इंक्लूड हो जाता है, उसमें ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये हो गया अपना कलर। इस तरह से हम लोग कलर यूज कर सकते हैं। तीन तरह से यूज कर सकते हो, RGBA, हैक्स एंड HSL। ज्यादातर क्या यूज करेंगे, RGBA या हैक्स। RGBA का भी कोड आप लोगों को काफी याद हो जाएगा, हैक्स का भी काफी सारा कोड याद हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे जो नॉर्मल कलर दिया हुआ, अगर याद नहीं है तो नॉर्मल कलर जो दिया हुआ है, जो बिगनर ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे मैं बिगनर था, इतना पागल मैं थोड़ी हूँ कि स्टार्टिंग में ही मैं सारा रट लूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रेड लिखता था, रेड आता था। और यहाँ पे आता था तो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता था जो भी कलर सिलेक्ट करना होता था मुझे, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा ये कलर का खेल, कलर का पूरा तांडव षड्यंत्र। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे, रेडी दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। CSS कलर क्लियर है। तो CSS बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बता ही दिया, यही होता है बैकग्राउंड कलर। इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो कि मैं अभी दे ही रहा था। अब CSS बॉर्डर पे आ जाते हैं। अभी CSS बॉर्डर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखो CSS बॉर्डर पे आ जाते हैं। अच्छा, CSS बॉर्डर समझने से पहले ना मैं आप लोगों को एक बॉक्स मॉडल समझाना चाहता हूँ। वैसे तो बॉक्स मॉडल एक अलग टॉपिक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
लेकिन एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मार्जिन पैडिंग बॉर्डर वगैरह थोड़ा सा क्लियर रहे आपके माइंड में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पेन टैब चाहिए होगा। तो एक्चुअली पेन तो मुझे मिल गया, पेन टैब नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं पेन टैब लेके आता हूँ। तो यार मैं आ गया पेन लेके, और यहाँ पे एपिक पेन ओपन करते हैं। और मैं आप लोगों को बॉक्स मॉडल थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल वाले लेक्चर में। लेकिन उतना मैं अभी बताना चाहूंगा जितने से आप लोगों को समझने में आसान होगा। वैसे तो मैं नहीं बताऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ पाओगे। लेकिन अगर मैं इसको मानता हूं कि अगर मैं अभी इसको बता दूं बॉक्स मॉडल को थोड़ा सा, तो आप लोगों को समझने में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग रिलेट करते जाओगे कि हाँ हाँ इस तरह से काम हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, क्या हुआ ब्रो? रेक्टेंगल बनाना था। अ, भाई तुम मुझे खरीदने बोल रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हें क्रैक किया था। खैर, ठीक है, मैं पेन से बना लूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा तुम्हें। तो ये देखो, ये बॉक्स है। ठीक है, अब मान के चलना ये सीधा सीधा है, इतना मतलब टेढ़ा बॉक्सा नहीं है। ये पूरा एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब क्योंकि वो बोल रहा है खरीद लो, तो मैं खरीदने वाला तो हूँ नहीं। तो उसके अंदर क्या आता है? अपना कंटेंट। ठीक है, तो बीच में मैं लिखता हूँ कंटेंट। अब इस कंटेंट के आजू बाजू जो ये स्पेस दिख रहा है ना, कंटेंट के आजू बाजू जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग। क्या बोलते हैं? पैडिंग। तो ये है अपना कंटेंट, कंटेंट के आजू बाजू स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? पैडिंग। यहाँ पे देखो, जैसे ये है अपना कंटेंट। ठीक है, अब इस कंटेंट के इस साइड जो स्पेस है, इस साइड, ये क्या है? पैडिंग ही तो है। हालांकि हम लोगों ने पैडिंग यूज नहीं किया है अभी तक, पैडिंग हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि ये खाली जगह था, तो ऑलरेडी सिंपल सा बात है, पूरा खाली जगह है तो पूरा ही ले रहा है, ऑटो पैडिंग है। ठीक है, अपने मन के हिसाब से ले रहा है, जितना घटेगा उतना हिसाब से घट जाएगा। खैर उस पर भी नहीं जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या कैसे पैडिंग ले रहा है, यहाँ पे भी देखते हैं। तो इसके आजू बाजू जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पैडिंग। बीच में क्या है? कंटेंट। इसके आजू बाजू जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? पैडिंग। अब पैडिंग के बाद आता है अपना बॉर्डर, जो कि हम लोग बॉर्डर अभी यूज करने वाले हैं, जो बॉर्डर देंगे। ठीक है, और बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो कुल मिला के ये कि ये जो बॉर्डर है और बॉर्डर के अंदर का जितना कंटेंट है, इसको हम लोग एज ए बॉक्स ट्रीट करेंगे। और बॉक्स के ऊपर होता है मार्जिन, बॉक्स के अंदर के स्पेस को बोलते हैं पैडिंग, और बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कंटेंट। सिंपल सा बात है। अभी इतना ही रखो, बाकी हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब भी बॉक्स मॉडल से रिलेटेड गपशप करेंगे हम लोग तब। तो क्लियर हो गया होगा इतना। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और डिस्कस करते हैं अपना बॉर्डर। बॉर्डर, ठीक है, डिस्कस करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर मूवी वाला बॉर्डर नहीं, बॉर्डर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो डिव है इसको मैं फिलहाल दे रहा हूँ वेट 200 पिक्सल, एंड हाइट 300 पिक्सल। अभी बॉक्स मॉडल में बहुत ज्यादा मत चले जाना, ठीक है, कि हाँ कैलकुलेट करने बैठ गए। कैलकुलेशन वगैरह सीखेंगे, अभी बस देखते जाओ। तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, तो आप लोगों को समझ में आएगा हाँ इतना बड़ा बॉक्स है। ठीक है, अब क्या करना है? सीखना है बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर में देखो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है बॉर्डर का विड्थ, फिर होता है बॉर्डर का स्टाइल कि किस तरह का बॉर्डर देना चाह रहे हो आप लोग, फिर होता है बॉर्डर का कलर। तीन चीजें ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर विड्थ 20 पिक्सल। तो बॉर्डर दिखा क्या? देखो देखो, दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि बॉर्डर विड्थ तो आप लोगों ने दे दिया, लेकिन किस तरह का बॉर्डर देना है ये तो आप लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया। तो बॉर्डर स्टाइल इज कंपलसरी, बॉर्डर स्टाइल के बिना बॉर्डर काम नहीं करता है, नोट दैट। इसमें भी गलतियां होती हैं, बॉर्डर विड्थ दे दिए और फिर सोच रहे हैं कि हाँ बॉर्डर आ गया होगा। नहीं, जब तक बॉर्डर स्टाइल नहीं दोगे तब तक बॉर्डर कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे देना है बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, अब कुछ भी दे सकते हो, देखो इतना सारा बॉर्डर स्टाइल है, और मैंने नोट्स में भी लिख रखा है कि हाँ इतने तरह के बॉर्डर स्टाइल होते हैं। तो बाकी आप लोग यहाँ पे जैसे आओगे कंट्रोल और स्पेस इंटर करोगे तो सजेशन भी मिल जाएगा कि किस किस तरह के बॉर्डर स्टाइल होते हैं। तो मैं जैसे डबल यूज करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डबल बॉर्डर आ गया। काफी गंदा लग रहा है, डबल यूज नहीं करते हैं, सॉलिड यूज कर लेते हैं। तो ये देखो बॉर्डर हो गया। और ये कितने पिक्सल का है? 20 पिक्सल का बॉर्डर विड्थ। अच्छा, बॉर्डर विड्थ हटा दे तो काम करेगा क्या? कर रहा है, ध्यान से देखो, कर रहा है काम। मत बोलना कि काम मत नहीं कर रहा है, ये मत बोलना बिल्कुल भी। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो बॉर्डर हट गया, और अगर मैं इसको लाऊं तो देखो बॉर्डर आ गया।
तो आप ये कह सकते हो कि बॉर्डर स्टाइल इंडिपेंडेंटली काम करता है। अगर उसमें कलर ना दिया हो तो कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक ले लेता है, ठीक है, और विड्थ बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल ले लेता है। लेकिन अगर आप लोग बॉर्डर विड्थ दे रहे हो तो काम नहीं करेगा, बॉर्डर स्टाइल देना जरूरी है। तो एक लाइन में अगर बोलूं तो बॉर्डर स्टाइल देना तो जरूरी है, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल दे रहे हो बॉर्डर आ जाएगा, आप बॉर्डर विड्थ दो ना दो, बॉर्डर कलर दो ना दो, बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बाकी चीजें दे रहे हो, बॉर्डर स्टाइल ही छोड़ दे रहे हो, तो बॉर्डर नहीं आने वाला है। तो ये ध्यान रखना, बॉर्डर स्टाइल इज मस्ट। तो बॉर्डर स्टाइल दे दो बॉर्डर आ जाएगा। बाकी विड्थ बड़ा छोटा करना है तो बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हो। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर कलर दे सकते हो, ब्लू। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना बॉर्डर देने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तरीके क्या हो सकते हैं, तो देखो मैं एक बारी में आप लोगों को बताता हूँ, मतलब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करके बताता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो, खुद अंदाजा लगा लोगे किस तरह से यूज करेंगे। जैसे मैं बॉर्डर कलर देके बताता हूँ आप लोगों को। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, बॉर्डर के कितने साइड हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड एंड चार साइड। बॉर्डर के कितने साइड है, चार साइड है, ऑब्वियस सी बात है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चार साइड है। अब चारों साइड को आप लोग इंडिपेंडेंटली कलर दे सकते हो, कैसे, देखो बॉर्डर टॉप कलर रेड, रेड आ गया, रेड नहीं देते हैं, ग्रीन, ग्रीन आ गया, ठीक है। बॉर्डर राइट कलर ब्लू, देखो बॉर्डर राइट कलर आ गया। बहुत सिंपल है यार सीएसएस, बस लॉजिक क्लियर रखना होता है, ठीक है। बॉर्डर बॉटम कलर क्या दे दें, ब्राउन दे देते हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर लेफ्ट कलर लाइट सी ग्रीन दे देते हैं, देख रहे हो। तो चारों बॉर्डर को हम लोग, चारों साइड, बॉर्डर के चारों साइड को हम लोग इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक साइड का यहाँ पे, तो जैसे मैंने विथ 20 पिक्सल लिखा था, तो चारों साइड का विथ ले रहा था ना। एक साइड का विथ देना है तो बॉर्डर टॉप विथ, ठीक है, या बॉर्डर राइट विथ, या बॉर्डर बॉटम विथ, या बॉर्डर लेफ्ट विथ। इस तरह से आप लोग अलग अलग साइड के विथ दे सकते हो। और अगर सिंगल लाइन में लिख रहे हो तो वो चारों साइड ले लेगा, ठीक है। एक बार में सिर्फ एक कीवर्ड लिख रहे हो, जैसे कि मैंने पहले लिखा था इस तरह से, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं, बॉर्डर कलर रेड, तो देखो पूरा ही रेड हो गया। ग्रीन लिख देते हैं तो पूरा ही ग्रीन हो गया। तो अगर सिंगल लिख रहे हो, एक ही लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या ले लेगा, पूरा ले लेगा, चारों साइड का बॉर्डर ले लेगा, ठीक है, चारों साइड का कलर ले लेगा, या फिर जो भी दोगे चारों साइड ले लेगा, ठीक है। और अगर सिंगल सिंगल देना है तो इस तरह से दे दो। अब इसका भी एक शॉर्ट तरीका है, वो क्या, अब मान लो आपको टॉप और बॉटम में अलग कलर देना है, और राइट और लेफ्ट में अलग कलर देना है। मतलब ये कि टॉप में रेड देना है, बॉटम में रेड देना है, राइट में ब्लू देना है, लेफ्ट में ब्लू देना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग बॉर्डर, इस तरह से नहीं, हाँ बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे कलर दे दो, बॉर्डर क्यों लिखा हूं मैं, बॉर्डर कलर ना, कलर दे रहे हैं एक्चुअली हम लोग। तो बॉर्डर कलर ग्रीन एंड ब्लू। तो देखो ऊपर नीचे क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और लेफ्ट और राइट में क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो अगर आप लोग सिंगल सिंगल लिखते हो तो बहुत सारा तरीका है। सिंगल एक बार में लिख रहे हो एक कलर, तो एक कलर अगर लिख रहे हो तो चारों साइड ले लेगा, ठीक है। फिर अगर अलग अलग कलर लिख रहे हो, प्रॉपर्टी यूज करके, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर, तो उससे तो चारों अलग अलग साइड दे सकते हो। बाकी अगर सिंगल लाइन में चारों अलग अलग साइड लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, ग्रीन ब्लू ब्लैक लाइट सी ग्रीन, देखो इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो चारों साइड अलग अलग ले लिया। तो इसमें मेनली होता क्या है, मैं यहाँ पे एपिक पेन से आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, कि एक लाइन में ही आप लोग चार प्रॉपर्टी लिख पा रहे हो। देखो आप लोग लिख रहे थे ना बॉर्डर टॉप कलर, उसको एक लाइन में ही लिख दिया आप लोगों ने। इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं बॉटम, और इसको बोलते हैं लेफ्ट। तो क्या ये याद रखने की जरूरत है, मैं बोलूंगा हाँ ये याद रखने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि एक बार अगर आप लोग ये याद रख लेते हो तो मार्जिन में भी सेम फॉलो होता है, पैडिंग में भी सेम फॉलो होता है, या जो भी आप लोग यूज करोगे हर किसी में सेम फॉलो होता है, सेम इसी तरह से, ठीक है। अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो टॉप के लिए, दूसरा राइट के लिए, तीसरा बॉटम के लिए, और चौथा लेफ्ट के लिए। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। बाकी अगर दो प्रॉपर्टी की जगह आप लोग सिर्फ तीन प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो क्या होगा, तो होगा कुछ ऐसा कि
जब आप लोग 4 कलर लिखोगे, 1 2 3 4, 4 कलर लिखोगे तो ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरह से। और अगर सिर्फ और सिर्फ 3 लिख रहे हो तो ये तो टॉप, और ये लास्ट वाला बॉटम, और ये जो बीच वाला है लेफ्ट राइट के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट में भी वही, देखो लेफ्ट में भी ब्लू है, राइट में भी ब्लू है, टॉप ग्रीन हो गया, बॉटम ब्लैक हो गया। ठीक है। फिर अगर आप लोग दो प्रॉपर्टी लिख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ दो, तो ये हो जाएगा टॉप और बॉटम के लिए, और ये हो जाएगा लेफ्ट और राइट के लिए। और अगर सिर्फ एक लिख रहे हो तो ये हो जाएगा चारों के लिए। और ये हर किसी में फॉलो होता है, हर चीज में, चाहे पैडिंग ले लो, मार्जिन ले लो। 4 लिख रहे हो तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। 3 लिख रहे हो तो टॉप, बीच वाला लेफ्ट राइट, और सबसे कॉर्नर वाला बॉटम। ठीक है। फिर 2 लिख रहे हो तो आगे वाला टॉप बॉटम, और उसके बाद वाला लेफ्ट राइट। सिर्फ एक लिख रहे हो तो चारों साइड। क्लियर है? बस ये याद रखना, ये होता है थोड़ा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इससे कोड को आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये चीज बस आप लोग याद रखना। सेम टू सेम आप लोग विड्थ के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है। और सेम टू सेम आप लोग स्टाइल के लिए भी लगा सकते हो, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ सॉलिड एंड यहाँ पे मैं लिखूँ डबल, तो देखो, देखो इस दोनों, ये दोनों तो डबल हो गया, और टॉप और बॉटम में क्या हो गया, सॉलिड। ये देखो टॉप बॉटम सॉलिड और लेफ्ट राइट डबल। अगर मैं यहाँ पे एक और लिख दूं, जैसे ग्रूव लिखता हूँ, तो देखो ये क्या होगा, सॉलिड ले लेगा टॉप में, ठीक है, और नीचे बॉटम में ले लेगा ग्रूव, और लेफ्ट राइट डबल। एक और दे दूं, जैसे एक और क्या होता है भाई, डॉटेड। तो देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, देखो टॉप राइट में डबल, बॉटम में ग्रूव, एंड फाइनली लेफ्ट में डॉटेड। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है अपना बॉर्डर। तो बॉर्डर में 3 चीजें होती हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। बॉर्डर स्टाइल बहुत जरूरी है कि बॉर्डर स्टाइल दिए बिना काम नहीं करेगा। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल देना ही पड़ेगा। बॉर्डर विड्थ नहीं दे रहे हो, बॉर्डर कलर नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, बॉर्डर स्टाइल दे दो, ऑटोमेटिक बॉर्डर कलर ब्लैक ले लेगा और विड्थ 1 पिक्सल ले लेगा और काम करेगा। लेकिन अगर बॉर्डर विड्थ बॉर्डर कलर दे दियो हो, बॉर्डर स्टाइल ही नहीं दियो हो, तो बॉर्डर कलर क्या, बॉर्डर ही काम नहीं करेगा, बॉर्डर लगेगा ही नहीं। ठीक है। तो बॉर्डर यूज करना है तो बॉर्डर स्टाइल मस्ट है। बाकी मैंने बताया चारों साइड को आप लोग अलग 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 तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, या तो अलग अलग लाइन में कोड लिखो, या फिर सिंगल लाइन में टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, या फिर एक लिख रहे हो तो चारों साइड। तो इतना याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं। और याद क्या, करते करते प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। ठीक है। और बस एक में ही ऐसा आपको याद रखना है, बाकी सब में सेम होता है। सब में, चाहे पैडिंग की बात करूं, मार्जिन की बात करूं, सब में सेम होता है। तो ये हो गया अपना बॉर्डर। देखो तो बॉर्डर में मैंने वही बताया था यहाँ पे कि बॉर्डर साइड्स, 4 साइड होते हैं, चारों साइड को करने का अलग अलग इस तरह से कर लो, या फिर 2 वैल्यू दो, या 3 वैल्यू दो, या 4 वैल्यू दो। ठीक है। फिर CSS मार्जिन, और फिर उसके बाद मार्जिन में भी वही इस तरह से टॉप राइट लेफ्ट बॉटम दे सकते हो। एंड फिर मार्जिन में एक ऑटो वैल्यू आता है, वो मैं बता देता हूँ। बाकी मार्जिन आप लोगों को पता है क्या? मार्जिन आप लोगों को पता है क्या? अभी मैंने बॉक्स मॉडल में बताया था, याद करो। मार्जिन क्या होता है, बॉक्स के बाहर का एरिया, बॉक्स के बाहर का स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो देखो अगर मैं इसको दूं मार्जिन, मार्जिन 20 पिक्सल, तो चारों साइड से 20 पिक्सल ले लेगा। देखिए, इस साइड से भी 20 पिक्सल, इस साइड से भी 20 पिक्सल। अब इस साइड तो जगह खाली है, तो 20 पिक्सल का क्या ही मतलब है, और बाकी नीचे 20 पिक्सल। देखा आप लोगों ने? तो चारों साइड से 20 पिक्सल ले लिया। अगर मैं 20 पिक्सल और इधर 40 पिक्सल दूं, 50 पिक्सल, तो ये देखो टॉप और बॉटम से तो 20 पिक्सल लेगा, लेकिन लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल, लेफ्ट से 50 पिक्सल, और उस साइड तो बहुत जगह खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है उधर। तो मार्जिन होता है बॉक्स के बाहर का एरिया। इतना क्लियर है? ठीक है। फिर पैडिंग भी मैंने बताया था, पैडिंग क्या होता है, बॉक्स के अंदर का एरिया, बॉर्डर के जस्ट अंदर जो है, बॉर्डर के जस्ट बाहर जो है वो मार्जिन, और बॉर्डर के जस्ट अंदर जो है वो पैडिंग। तो अगर मैं पैडिंग दूं 20 पिक्सल, तो देखो इसके अंदर स्पेस बन जाएगा। देखा आप लोगों ने? इसके अंदर स्पेस बन गया। बाकी कुछ कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये चौड़ा हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तो वो हम लोग और देखेंगे डिटेल में, क्योंकि CSS पूरा पूरा लॉजिक है, और लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मार्जिन समझ में आ गया, पैडिंग समझ में आ गया। मार्जिन में भी चारों साइड को आप लोग अलग अलग मार्जिन दे सकते हो, पैडिंग भी आप लोग चारों साइड का अलग अलग दे सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक जो प्रॉब्लम आता है वो है मार्जिन कोलैप्स का। ठीक है। और ये काफी कम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, खैर ठीक है। तो मार्जिन कोलैप्स पे बात करते हैं। ठीक है। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है और कैसे ये काम करता है, और कब होता है मार्जिन कोलैप्स, काम क्या करता है, ये एक दिक्कत है मार्जिन कोलैप्स। ठीक है। दिक्कत भी नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली लॉजिक ही है। ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। अ, ये जब होता है ना, तो लोग बोलेंगे कि अरे बग आ गया, काम नहीं कर रहा है, छह, मैंने मार्जिन दिया, मार्जिन ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये मार्जिन कोलैप्स एक सिचुएशन है जो कि गलत लॉजिक की वजह से आता है। गलत लॉजिक क्या, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए मुझे 2 डिव लेना पड़ेगा। अब 2 डिव को अलग अलग सिलेक्ट करना है, तो दोनों को मैं क्लास दे देता हूँ box1 एंड box1 एंड नीचे वाले को दे देता हूँ मैं box2। ठीक है, और यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट box1 और इसको दे देते हैं विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बीजी कलर रेड। ठीक है, ये देखो आ गया। और सेम हम लोग box2 को भी दे देंगे। और ब्रो गलत बात मत किया करो, समझे? ठीक है, ग्रीन, ताकि थोड़ा अलग लगे। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा कम जूम करते हैं, काफी ज्यादा जूम किया हुआ है तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब देखना मैं क्या करता हूँ। तो मार्जिन तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं box1 में बॉटम मार्जिन दे रहा हूँ। तो बॉटम मार्जिन देने से क्या होगा, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा रेड बॉक्स के नीचे। तो मैं लिखूंगा मार्जिन बॉटम और मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ 100 पिक्सल। वाओ, स्पेस आ गया। ठीक है, तो मैंने मार्जिन बॉटम दिया तो इस बॉक्स के नीचे इतना स्पेस आ गया। ओके, तो अगर मैं मार्जिन टॉप दूं box2 को, ये जो box2 है इसको मैं मार्जिन टॉप दूं तो ऊपर इसके स्पेस आएगा और ये थोड़ा सा और नीचे खिसकेगा। खिसकेगा कि नहीं, बिल्कुल खिसकेगा। तो मैं मार्जिन टॉप देता हूं और मैं मार्जिन टॉप दे रहा हूं 50 पिक्सल। नो इफेक्ट। क्यों? क्यों कोई इफेक्ट नहीं आया? ठीक है, मैं मार्जिन दे रहा हूँ 50 पिक्सल। अच्छा चलो 60 पिक्सल दे दे क्या? तो 60 पिक्सल कोई काम ही नहीं कर रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कुछ ऐसा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स सिचुएशन। इसको तो हम लोगों ने 100 पिक्सल दिया तो ये हो गया 100 पिक्सल का मार्जिन। मतलब रेड जो है अपने नीचे 100 पिक्सल का गैप लेगा। ठीक है, और ग्रीन को दिया हम लोगों ने 60 पिक्सल। तो ये 60 पिक्सल और नीचे खिसकना चाहिए था, बट ये 60 पिक्सल और नीचे नहीं खिसका। तो ये क्या कोई बग है? बग नहीं है यार, ये लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मार्जिन काम कैसे करता है। पहले तो ये देखो, मार्जिन होता क्या है, उसके नीचे का स्पेस। ठीक है, ये उसके बगल का स्पेस, उसके ऊपर का स्पेस, या उसके लेफ्ट का स्पेस, यही होता है मार्जिन। बेसिकली हम लोग एक लाइन में बोले तो उसके आसपास का स्पेस। तो रेड बॉक्स के नीचे हम लोगों ने मार्जिन दिया, तो रेड बॉक्स के नीचे हम लोगों ने मार्जिन दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रेड बॉक्स के नीचे हम लोगों ने स्पेस दिया। कितना स्पेस दिया? 100 पिक्सल। तो रेड बॉक्स के नीचे हम लोगों ने 100 पिक्सल स्पेस दिया। तो क्या रेड बॉक्स खुश है? हाँ, रेड बॉक्स खुश है। रेड बॉक्स को चाहिए था 100 पिक्सल, अपने नीचे स्पेस, 100 पिक्सल मिल रहा है तो खुश है। ठीक है, तो उसको मार्जिन मिल गया। अब box2 की बात करते हैं। तो box2 को अपने ऊपर चाहिए 60 पिक्सल का स्पेस। तो क्या उसको अपने ऊपर 60 पिक्सल का स्पेस मिल रहा है? ऑब्वियसली मिल रहा है। 60 पिक्सल का स्पेस पहले से ही मिल रहा है, देने की नीड नहीं है। पहले से ही 60 पिक्सल का स्पेस मिल रहा है, तो वो नीचे क्यों जाएगा भला? आप ही बताओ। उसके ऊपर, उसको ऊपर अपने 60 पिक्सल का स्पेस चाहिए और उसके ऊपर 60 पिक्सल से ज्यादा का ही स्पेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो क्यों दुखी होगा वो, क्यों नीचे जाएगा? है ना, खुश है पहले से। तो क्या रेड बॉक्स को इससे कोई दिक्कत होगा? रेड बॉक्स को अपने नीचे 100 का स्पेस चाहिए, तो रेड बॉक्स के उस नीचे 100 का स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन बॉक्स को अपने ऊपर 60 पिक्सल का स्पेस चाहिए, तो उसके ऊपर 60 पिक्सल का स्पेस है, इवन उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया? तो इसको मार्जिन कोलैप्स सिचुएशन बोलते हैं। वैसे कोई बग नहीं है, मार्जिन इसी तरीके से काम ही करता है कि अगर आप लोगों ने इसको 100 पिक्सल दे दिया है और आप लोग उसी के अपोजिट डायरेक्शन में या उसी सेम जगह आप लोग एक और कंटेनर का स्पेस दे रहे हो लेकिन उससे कम दे रहे हो, तो उसी में कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि और खिसक जाएगा बाहर। ठीक है, अब अगर मैं 100 से ज्यादा दे दूं, जैसे यहाँ पे मैं 120 दे देता हूँ, तब ये 20 पिक्सल नीचे खिसक गया। क्यों? क्योंकि 100 पहले से था, 20 खिसक गया। क्लियर है? लॉजिक क्लियर रखो बस, बाकी तो सब हलवा है। ठीक है, और लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो फिर पड़े रहोगे ऐसा तो हमने किया था, काम नहीं कर रहा है। पहले ऐसा ही किया था, अभी भी वैसा कर रही है, पर काम नहीं कर रहा है। कोड तो हमने सही लिखा है पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरा सही लिखा है, क्लास सही लिखा है, आईडी सही लिखा है, पिक्सल सही लिखा है, विड्थ हाइट सही लिखा है, पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दुश्मनी थोड़ी है सीएसएस को आपसे कि काम नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया। ऑटो वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं, इनहेरिट डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। एक बार और क्या, अभी डिस्कस ही कहाँ किया हम लोगों ने। ठीक है, तो डॉट box1 पे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखो, मार्जिन तो पता चल गया, मार्जिन मतलब आउटर स्पेस। मार्जिन ऑटो क्या होता है? मार्जिन ऑटो करता क्या है, अपने लेफ्ट और राइट में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस ले लेता है। अगर मान लो लेफ्ट में बहुत ज्यादा स्पेस है तो वो ट्राई करेगा
कि लेफ्ट से भी उतना ही स्पेस ले लें और राइट से भी उतना ही स्पेस ले लें ताकि सेंटर पे आ जाए। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो करने से सेंटर पे आ जाएगा। सच में क्या? हाँ, बिल्कुल हाँ। देखो, तो मैं मार्जिन बॉटम नहीं, मार्जिन ऑटो करता हूँ। तो मार्जिन ऑटो से क्या होगा, सेंटर में आ गया ना सेंटर में, देख रहे हो लोग। ठीक है, अब एक केस में अभी आप लोगों को और बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, एक केस में आप लोगों को और बताता हूँ जिससे कि मार्जिन ऑटो काम नहीं करेगा। वो केस कौन सा है? वो केस ये है कि मैं इसको स्टाइल हटा देता हूँ और डॉट बॉक्स वन। ठीक है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज हेलो मानस, और एक्चुअली में जब आप लोग डिजाइन कर रहे होते हो ना कंटेंट, तो इसी तरह से लिखा हुआ होता है। बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ होता है। मैंने अभी दिया था, विड्थ भी मैंने अभी दिया था, आप लोग जब लिख रहे होगे दिया हुआ नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग सोचोगे कि मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे मार्जिन ऑटो, क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक अमृत जैसा वाणी है। ठीक है, कहा गया है कि सेंटर में करना है, मार्जिन ऑटो कर दो सेंटर में हो जाएगा। अरे हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी होता है, और कब होता है वो मैंने आप लोगों को बताया अभी। कब नहीं होता है वो देखो। तो मार्जिन ऑटो किया, गया क्या सेंटर में? देखो जरा, गया क्या? नहीं गया ना। तो क्यों नहीं गया? तो इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर आप लोग इसका बीजी कलर रेड दो, तो देखो ऑलरेडी पूरा विड्थ ले रखा है उसने, आजू बाजू खिसकने की जगह ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा आजू बाजू? कहीं जाएगा क्या? आजू बाजू स्पेस ही नहीं है, तो क्या मार्जिन लेगा? कुछ नहीं लेगा, ऑलरेडी सेंटर में है। तो इसलिए जब भी मार्जिन ऑटो आप लोगों को वर्क कराना है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसका या तो कुछ विड्थ दे दो 100 पिक्सल। ठीक है, तो सेंटर में चला जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि कंटेंट का विड्थ ले ले, तो यहाँ पे फिट कंटेंट नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, ये दे सकते हो। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे चीज सीखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्रिटिकल सिचुएशंस बता रहा हूँ जहाँ पे लोग फंसते हैं। तो मार्जिन ऑटो में ध्यान रखना कि विड्थ देख लेना पहले, कितना विड्थ है, क्या उसके आजू बाजू जगह भी है? जगह ही नहीं है, मार्जिन ऑटो दिए जा रहे हो, कैसे काम करेगा? नहीं काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या था? मार्जिन ऑटो हो गया। अब इनहेरिट एक था ना, इनहेरिट मतलब क्या? इनहेरिट मतलब आप लोगों ने साइंस में बायोलॉजी वगैरह में भी पढ़ा होगा। इनहेरिट मतलब पेरेंट की चीजों को इनहेरिट कर लेना। अगर पेरेंट का आई अगर ब्लू है, तो हो सकता है बच्चे का आई भी ब्लू हो, उसने इनहेरिट कर लिया हो पेरेंट का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कुछ यहाँ भी ऐसा ही होता है। जैसे एक डिव लूं, और उस डिव के अंदर ध्यान से देखना, डिव मतलब क्या? अब तो आप लोग बॉक्स मॉडल समझ ही गए हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। ठीक है, जितना भी चीज होता है उसको हम लोग एज ए बॉक्स ट्रीट करते हैं। तो एक डिव बना रहे हैं, इसका मतलब एक बॉक्स बना रहे हैं। एक H1 बना रहे हैं, इसका मतलब एक बॉक्स बना रहे हैं। एक पैराग्राफ एलिमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब एक बॉक्स बना रहे हैं। तो डिव मतलब एक बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर एक और डिव मतलब एक और बॉक्स, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। तो हेलो आ गया। और इस बाहर वाले डिव को मैं क्लास दे देता हूँ आउटर, और अंदर वाले डिव को मैं क्लास दे देता हूँ इनर। ठीक है, तो अब इसको सिलेक्ट करते हैं, डॉट आउटर एंड डॉट इनर। ठीक है, तो डॉट आउटर डॉट इनर। तो डॉट आउटर को क्या करते हैं, वैसे बताना क्या था, इनहेरिट। ठीक है, तो डॉट आउटर को बीजी कलर देते हैं ब्लू, देखो, और डॉट इनर को बीजी कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे क्या ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे रेड दिया, ये रेड आ गया इनर में, आउटर का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है, बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो तो मतलब आप लोगों की लॉजिक क्लियर हो चुकी है, कमेंट करके बताओ। और अगर नहीं बता पा रहे हो तो थोड़ा लॉजिक क्लियर करना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो, ये एक बाहर का डब्बा था, उसके अंदर एक डब्बा बनाया है। तो अंदर एक डब्बा बनाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि एकदम उसके अंदर ऐसे छोटा सा बैठा हुआ है, नहीं। उसके अंदर डब्बा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जाके बैठा हुआ है। ये फिजिकल डब्बा थोड़ी है कि इसको कि आप लोग यहाँ बाहर में ऐसे कहीं रखा हुआ हो, उसके अंदर डब्बा डाल रहे हो तो उसके अंदर छोटा डब्बा ही हटेगा। ये CSS का डब्बा है, इसके अंदर अगर डब्बा डालोगे तो सेम साइज का ही डब्बा दूसरा आएगा। देखो, जैसे ये एक बाहर का डब्बा था, उसके अंदर मैं डब्बा डाल रहा हूँ, तो ये सेम साइज का ही डब्बा बनेगा बाय डिफॉल्ट। तो अब क्योंकि सेम साइज का ही डब्बा बना है, तो ये क्या कर लेगा, पीछे वाले को ओवरराइड कर लेगा, पीछे वाले को, या फिर हम बोल सकते हैं बाहर वाला जो डब्बा है उसके अंदर जो डब्बा बना है उसको ओवरराइड कर देगा, है कि नहीं? तो इसको रफ करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये डब्बा है, तो इसको हम लोग पैडिंग दे देंगे। आउटर डब्बा जो है, इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल का, तो इसके आजू बाजू क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा।
अब तो क्लियर है ना, मार्जिन मतलब डब्बे के बाहर का स्पेस, पैडिंग मतलब डब्बे के अंदर का स्पेस। तो आउटर आउटर मतलब बाहर वाला डब्बा जो है, तो बाहर वाले डब्बे के अंदर हम लोगों ने स्पेस थोड़ा क्रिएट कर दिया ताकि उसके अंदर का डब्बा दिख सके। तो ये हो गया अपना आउटर और इनर। अब बताना था मुझे मार्जिन इनहेरिट क्या करता है। ठीक है, ये इनहेरिट जो है ना, सब में सेम काम ही करता है। मार्जिन इनहेरिट क्या होता है, पैडिंग में भी आप इनहेरिट कर सकते हो, कलर भी इनहेरिट कर सकते हो। ये ऑटो जो है पैडिंग में भी हाँ पैडिंग में भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं दूं मार्जिन लेफ्ट देता हूं मैं 50 पिक्सल। तो देखो, बाहर वाला डब्बा तो 50 पिक्सल खिसक गया। अब मैं चाहता हूं कि अंदर वाला डब्बा भी बाहर वाले डब्बे के इतना ही मार्जिन ले ले, सेम मार्जिन ले ले। तो मैं इसको बोलूंगा मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। तो मार्जिन ले लेगा। पर क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगर मैं आउटर का मार्जिन चेंज कर दूं तो मुझे इनर का भी वापस आके चेंज करना पड़ेगा। और मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि आउटर का जितना मार्जिन है सेम मार्जिन वो ले ले, चेंज ना करना पड़े बार बार। तो मैं क्या करूंगा, इनहेरिट दे दूंगा। तो इनहेरिट करने से क्या होगा, आउटर के पास जितना मार्जिन था सेम मार्जिन इनर भी ले लेगा। मतलब पेरेंट का प्रॉपर्टी उसका चाइल्ड भी ले लेगा। ठीक है, तो ऑटो समझ में आ गया, ऑटो क्या करता है, इनहेरिट पेरेंट का प्रॉपर्टी ले लेता है। बाकी मैंने साइड वगैरह बताया, तो सीएसएस का बेसिक कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया। ठीक है, सीएसएस पैडिंग तो हो ही गया ऑब्वियसली, विड्थ एंड हाइट, और सीएसएस स्निपेट थोड़ा सा बचा है, तो ये भी देख ही लेते हैं। बस थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखते हैं विड्थ और हाइट के बारे में। तो अब आप बोलोगे विड्थ और हाइट भी कोई सीखने की चीज़ है, वो तो हम लोग स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं। तो मैं बोलूंगा हाँ आप लोग कर ही रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, विड्थ और हाइट आप लोगों को आता है। पर इससे हट के थोड़ा बात करते हैं मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट के बारे में। ठीक है, मैं एक बताता हूँ मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ के बारे में, और बाकी मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। तो बाकी विड्थ और हाइट तो आप लोग समझ ही गए हो ना, विड्थ मतलब कितना विड्थ होगा, हाइट मतलब कितना हाइट होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ के बारे में, कि इसको क्यों यूज करते हैं। तो इसको क्यों यूज करते हैं, देखो इसको अगेन हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, और सिर्फ एक डिव लेते हैं, और एक डिव को यहाँ पे कंटेंट दे देते हैं लोरेम 25, 25 पैराग्राफ, 25 वर्ड का एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, और इस डिव को डॉट डिव बीजी कलर लाइट सी ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा, और डॉट डिव में नहीं क्यों दिखेगा, हम तो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ डिव, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं एक्चुअली, कर दे क्या क्लोज, ये काम पड़ेगा, कर देते हैं। चलो तो ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे विड्थ दे दें 800 पिक्सल। ठीक है, 800 पिक्सल, 800 ज्यादा लग रहा है, 500 पिक्सल देते हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो अब विड्थ क्योंकि है यहाँ पे 500 पिक्सल, या 500 600 पिक्सल देते हैं, 600 पिक्सल। तो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, विड्थ है 600 पिक्सल, इसको पूरा ओपन करते हैं। 600 पिक्सल विड्थ है, तो अगर 600 पिक्सल से हम कम करें यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर 600 पिक्सल से और डाउन जाए, कम करें, तो क्या ये श्रिंक हो रहा है? नहीं, कंटेंट कट जा रहा है ना। मतलब ये तो बढ़िया बात नहीं है। फोन में देखेगा तो कोई कैसा दिखेगा, कंटेंट कटा हुआ दिखेगा, नहीं आएगा। एक स्क्रॉल बार आ गया यहाँ पे देखो, तो ये अच्छा फील देगा क्या कि ये ऐसे स्क्रॉल करो मोबाइल में, और फिर देखो, कहीं देखे हो क्या ऐसा एकदम इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता है पूरा कंटेंट को और फिर देखना पड़ता है? नहीं, इस तरह का कहाँ होता है। तो फिर क्या करें, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पे आता है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का कॉन्सेप्ट। मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ मतलब, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ में दे देंगे 600 पिक्सल, जो कि अभी हम लोगों ने सिर्फ विड्थ यूज किया था। अब हम लोग यूज कर रहे हैं मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। तो मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल से क्या होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 पिक्सल तक ही जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 पिक्सल तक ही जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन उससे छोटा, उससे छोटे में तो कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने लगाया ही नहीं है, तो उससे छोटा इजिली हो सकता है। तो मैक्सिमम तो 600 पिक्सल तक ही जाएगा, और छोटा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब इसको हम छोटा करेंगे, तो देखो अब ये छोटा हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिव कोड है, और रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोड रिस्पॉन्सिव करना नहीं आ रहा है, मोबाइल व्यू में अच्छे नहीं दिख रहा है, टैब में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर काहे का कोडर।
ठीक है, पूरा प्रोडक्शन ग्रेड कोड करना आना चाहिए कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना पाओ आप लोग, ठीक है, कहीं फटे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम बिट। अब देखो इसके लिए भी आप लोग मीडिया क्वेरी लगा सकते हो कि इतना हुआ तो फिर बिट घटा देंगे, फिर इतना हुआ तो फिर बिट घटा देंगे, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है। जब काम शॉर्ट में हो सकता है बिना मीडिया क्वेरी के, तो फिर क्यों मीडिया क्वेरी लगाना। ठीक है, बाकी मीडिया क्वेरी भी आगे देखेंगे। आप लोगों को अगर कुछ लोग पढ़ के आए हो तो मीडिया क्वेरी के बारे में पता होगा कि मीडिया क्वेरी से हम लोग रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। बट क्यों मीडिया क्वेरी लगाना, हिल रहा है, ठीक है। तो क्यों मीडिया क्वेरी लगाना, जब इजी वे में काम हो सकता है तो क्यों ही मीडिया क्वेरी लगाना। फिर आगे देखते हैं मिनिमम विड्थ के बारे में। तो मैक्सिमम विड्थ आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब मैक्सिमम विड्थ में ही अगर मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे दूं 200 पिक्सल, तब क्या होगा। तो देखो ये इसको ओवरराइड कर देगा, मतलब विड्थ का प्रायोरिटी मैक्सिमम विड्थ से ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे इसको कोड आप लोगों ने आपने नीचे लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है, लो मैंने ऊपर लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो विड्थ जो है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है मैक्सिमम विड्थ से। तो अगर मैं इसका विड्थ 1000 पिक्सल दे दूं तो क्या ये 1000 पिक्सल ले लेगा, नहीं, ये 1000 पिक्सल नहीं लेगा। पर आपने तो कहा कि विड्थ का प्रायोरिटी ज्यादा होता है मैक्सिमम विड्थ से। हाँ मैंने ये कहा, पर इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है सीएसएस का, ठीक है, जो कि सीखना जरूरी है। देखो मैक्सिमम विड्थ क्या बोलता है, मैक्सिमम विड्थ बोलता है कि इतने से ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए। और विड्थ क्या बोल रहा है, विड्थ बोल रहा है कि हम 1000 पिक्सल होंगे, और मैक्सिमम विड्थ बोल रहा है कि 600 पिक्सल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि विड्थ का प्रायोरिटी ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन मैक्सिमम विड्थ क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम विड्थ एक्चुअली में विड्थ डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। विड्थ कौन डिसाइड कर रहा है, विड्थ तो विड्थ प्रॉपर्टी ही डिसाइड कर रहा है। मैक्सिमम विड्थ क्या कर रहा है, मैक्सिमम विड्थ बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि 600 पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या। विड्थ कौन डिसाइड कर रहा है, विड्थ प्रॉपर्टी। और मैक्सिमम विड्थ फिर क्या कर रहा है, मैक्सिमम विड्थ बस एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि 600 पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर विड्थ ट्राई करता है 600 पिक्सल से ज्यादा जाने का, तो 600 पिक्सल से ज्यादा नहीं जा पाएगा। और अगर विड्थ हम लोग कम दे दे तो कम तो हो ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ध्यान में रखना। बाकी हम लोगों ने नोट्स में लिख रखा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग नोट्स में देखना, काफी क्लियर तरीके से वहां भी लिख रखा है। अगर यहाँ पे समझ ना आया तो बाकी तो बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, तो समझ में आ ही जाना चाहिए। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे मिनिमम विड्थ भी होता है, मिनिमम विड्थ भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। बाकी कोड तो आप लोगों को वहाँ साइट पे मिल ही जाएगा स्कूल फॉर यू के। तो अब देखो मिनिमम विड्थ क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग विड्थ देते हैं इसका 100%, तो 100% से क्या होगा, पूरा फुल विड्थ आ जाएगा, ठीक है, पूरा फुल विड्थ आ गया। अब यहाँ पे मैं रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि मिनिमम विड्थ इतना ही रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब अभी हम लोगों ने मैक्सिमम विड्थ लगाया था कि मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब मैं लगा रहा हूँ मिनिमम विड्थ का कंडीशन, मिनिमम विड्थ का रेस्ट्रिक्शन, मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल। अब देखना ध्यान से, जैसे ही मैं छोटा करूंगा, देखो ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, देख रो यहाँ पे रैप हो रहा है, रैप देखते जाओ, टेक्स्ट रैप हो रहा है, टेक्स्ट रैप हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। देखो यहाँ पिक्सल भी दिख रहा है 700, कितना था 773, 726, कम हो रहा है। और मैंने मिनिमम विड्थ कितना लगाया है, 500 पिक्सल। तो देखो ये 500 पिक्सल से कम नहीं होगा। देखो अब क्या हुआ, बाहर चला गया, देखो स्क्रॉल बार आ गया एक। तो मिनिमम विड्थ क्या कहता है, मिनिमम विड्थ ये कहता है कि मैक्सिमम अब कितना हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम विड्थ क्या कहता है, मैक्सिमम विड्थ ये कहता है कि मिनिमम आप कुछ भी जाओ मुझे मतलब नहीं है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इससे आप लोग एक रिस्पॉन्सिव एक ब्लॉक बना सकते हो। तो इसको रिस्पॉन्सिव ब्लॉक बनाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। मीडिया क्वेरी को नेग्लेक्ट करके इससे आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव कोड बना सकते हो, ठीक है। और काफी सारी ऐसे प्रॉपर्टीज है जिससे कि आप लोग मीडिया क्वेरी को काफी हद तक नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, इससे हर तरह से साइट रिस्पॉन्सिव रहेगा। छोटा करो बड़ा करो, हाइट बड़ा करो, हाइट छोटा करो, ठीक है, कहीं नहीं फटने वाला है। तो सेम जैसे कि विड्थ के लिए मैंने बताया, सेम टू सेम आप लोग हाइट के लिए भी यूज कर सकते हो, मिनिमम हाइट और मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उसके बाद अब अपना हो गया सीएसएस का बेसिक कंप्लीट, बाकी बेसिक ही कंप्लीट हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो हो सकता है बेसिक में और भी चीजें हों, या बेसिक में तो नहीं, मतलब अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी ना तो एक सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी हो। जैसे फॉन्ट, फॉन्ट अपने आप में काफी बड़ा है, अलग से डिस्कस करना होगा। फिर बॉक्स मॉडल, जैसे कि मैंने बोला ब्लैक बॉक्स मॉडल अपने आप में काफी बड़ा है, फ्लेक्स बॉक्स अपने आप में काफी बड़ा है, ग्रिड अपने आप में काफी बड़ा है। तो उसको अलग अलग डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी मैंने बोला था कि 4 वीडियो में निपटा देंगे, बट अगर 4 वीडियो में निपटाने गए तो 4-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए एक एक वीडियो में मैं एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा रहे समझने में।
बाकी प्रोजेक्ट की रही बात, तो प्रोजेक्ट तो हम लोग सीएसएस करने के बाद सीखेंगे ही, कहीं जाने वाला है नहीं प्रोजेक्ट। जो एक वीडियो में आने वाला था 4 घंटे का, वही अब 4 वीडियो में आएगा 1-1 घंटे का। तो बात वही है, ठीक है। बाकी आप लोग भी चाहते हो कि अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सीखो, तो 4 घंटा लगातार देखने से अच्छा है 1-1 घंटे आराम से बैठ के देखो। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में मैंने शायद यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा था। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, देखो देखो, जो हम लोग साइट बनाते हैं ना, अभी तो हम लोग खैर टेस्ट कर रहे थे सीएसएस को कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, तो इस तरह से लिखा है। लेकिन जब हम लोग साइट बना रहे होते हैं ना, तो ये बॉयलर प्लेट काफी रिक्वायर्ड होता है। बॉयलर प्लेट मतलब क्या, ठीक है। अब अगर फ्रेमवर्क वगैरह यूज करो रिएक्ट वगैरह, तब तो वहाँ बॉयलर प्लेट की नीड नहीं पड़ती है अगर टेलविंड वगैरह यूज कर रहे हो तो। लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हो, एक्सटर्नल कुछ यूज नहीं कर रहे हो, तो बॉयलर प्लेट रिक्वायर्ड होता है। क्यों बॉयलर प्लेट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट, मैं वापस से बीजी कलर देके दिखाता हूँ, रेड। तो बाय डिफॉल्ट पहले से ये कुछ मार्जिन ले रहा है। हम लोग चाहते हैं क्या है, पहले से कुछ मार्जिन ले, नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। स्टार को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्यों, क्योंकि ये जो है ना, अपने HTML में सारे ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है, चाहे वो हेडिंग हो, बॉडी हो, HTML हो, ठीक है, सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है और सारे एलिमेंट पे एक साथ काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार दूं और बोलूं मार्जिन 0, तो ये बाय डिफॉल्ट सबका मार्जिन 0 कर देगा। बाकी हम लोग जैसे जैसे नीचे कोड लिखते जाएंगे अपने हिसाब से मार्जिन देते जाएंगे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। वैसे ही हम लोग को पैडिंग भी नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो पैडिंग भी 0 कर देंगे। और क्या चाहते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट और हम लोग चाहते हैं कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो। अभी जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया बॉर्डर बॉक्स का, तो हम लोग यहाँ पे क्या चाहेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो। तो जब भी हम लोग साइड बना रहे होंगे ना, इतना सा कोड हम लोग स्टार्टिंग में पहले लिखेंगे और फिर ही उसके बाद साइड बनाएंगे। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मतलब, तो बॉर्डर बॉक्स मतलब अभी मैंने बताया था कि एक बॉर्डर होगा, बॉर्डर के अंदर पैडिंग, ठीक है, पैडिंग कंटेंट, फिर बॉर्डर के बाहर जो भी जगह है वो मार्जिन होगा। तो अगर आप लोग कुछ इसी तरह से लेके चलना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या यूज करना होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करता क्या है, विड्थ और हाइट को, सॉरी विड्थ हाइट को नहीं, एक मिनट, बट नॉट मार्जिन, किधर गया भाई, पैडिंग एंड बॉर्डर बट नॉट मार्जिन, हाँ। तो विड्थ हाइट में ना पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड कर लेता है। मतलब अभी जो आप लोगों ने देखा था विड्थ दे रहे थे, तो कंटेंट का विड्थ ले रहा था, ठीक है, पैडिंग इंक्लूडेड नहीं था उसमें। लेकिन जैसे ही हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे, ठीक है, पैडिंग और बॉर्डर उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मतलब बॉक्स का जो विड्थ होगा उसी के अंदर पैडिंग का विड्थ भी और बॉर्डर का विड्थ भी इंक्लूड हो जाएगा। बाकी मार्जिन उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग को डिजाइन करने में काफी इजी हो जाता है जब हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो। बाकी जब हम लोग बॉक्स मॉडल में जाएंगे ना, कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंस है। अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दिमाग से निकाल दो। बाकी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा मार्जिन 0 पैडिंग 0 क्यों करते हैं। इसको अगर अभी के लिए क्लियर नहीं हुआ है, तो बस इतना ध्यान रखो कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से होता क्या है कि पैडिंग और बॉर्डर को बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर लेता है, बॉक्स के बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर इंक्लूड करके उसी के विड्थ में उसी के हाइट में इंक्लूड कर लेता है। फिर उसके बाद HTML और बॉडी। अभी जैसे यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को देके दिखाता हूँ HTML। इसका मैं देता हूँ बीजी कलर, बीजी क्लिक हो गया, बीजी कलर ब्लैक। तो ये देखो, ये है अपना HTML, ठीक है। तो ये अपना HTML हो गया पूरा ब्लैक। इसी तरह से अगर आप बॉडी देखना चाहो, तो बॉडी में भी लगा के देख सकते हो। बॉडी में जैसे मान लो पैडिंग 50 पिक्सल, तो बॉडी का पैडिंग 50 पिक्सल आ जाएगा। बॉडी क्या है, ये जितना भी कंटेंट लिख रहे हो ना, जितने एरिया में कंटेंट पड़ा है वो पूरा ही उसका बॉडी है। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कंटेंट पड़ा है, तो जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा बॉडी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, बाय डिफॉल्ट HTML और बॉडी का विड्थ 100% कर देते हैं, ताकि वो पूरा विड्थ ले रहा हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है लिखने का। बाकी जितना भी कोड है सबको हम लोग नीचे लिख रहे होते हैं। तो ये एक बॉयलर प्लेट कोड हो गया जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग लिख तो रहे होते हो, जो भी लेक्चर देख रहे हो उसमें ऐसे बताया जाता है कि ये स्टार्टिंग में लिख लो, तो इससे काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती है। तो मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये क्यों लिखते हैं, क्यों नेसेसरी है। बाकी अगर आप लोगों को ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स समझ में नहीं आया, तो जैसे ही बॉक्स मॉडल में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, कैसे कैसे क्या यूज होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे CSS में। और साइट की तो मैं क्या ही बोलूँ, साइट तो हम लोग इस लेवल पे बनाएंगे ना कि आप लोग देख के बोलोगे कि हाँ इस तरह का साइट होना चाहिए। बाकी आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्लोन, UI वगैरह बहुत बनाए हो। लॉजिक के साथ जो साइट होता है ना, फुल स्टैक साइट, वो बनाना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
ठीक है, HTML CSS के काफ़ी लेक्चर्स हैं, HTML CSS पे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं। रिएक्ट में जाओगे तो रिएक्ट में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। अमेजोन बना दिया है, फ्लिपकार्ट बना दिया है, लेकिन खुद से कैसे सोच के कुछ नया कैसे क्रिएट कर सकते हो आप लोग, कि उसको डेली बेसिस पे कुछ लोग यूज कर रहे हो, वो सारे आइडियाज कैसे ला सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे बाकी से स्टैंड आउट कर सकते हो, कैसे एआई यूज कर सकते हो। इस सीरीज में पूरा हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो हो गया सीएसएस का बेसिक, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। बाय बाय।